आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 की मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के 1 बाय 1 क्वेश्चन लिखे चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमें कहता है यदि बिंदु एक्स वाई जेड के सभी निर्देशांक प्राकृत संख्याएं हों तथा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एन है तो बिंदुओं की अधिकतम संख्या होगी। यहाँ से हमें बिंदुओं की अधिकतम संख्या बतानी है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कंडीशन मान के चलते हैं। लेट अस टेक n इक्वल्स टू 4। n इक्वल्स टू अगर 4 लेते हैं और x y z हमें पूर्णांक के लेने हैं, तो 4 के हम कौन कौन से सेट बना सकते हैं? 1 1 2 का बना सकते हैं। इनका योग x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 4, रेस्पेक्टिवली 1 2 1 बना सकते हैं, या फिर हम 2 1 1 बना सकते हैं। इस प्रकार हमारे पास टोटल 3 ही सेट बन रहे हैं, इसके अलावा कोई सेट नहीं बन रहा। तो अगर ये 3 सेट बन रहे हैं तो n की वैल्यू अगर 4 है तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? बिंदुओं की अधिकतम संख्या 3 आ रही है। तो अब पहले ऑप्शन में वैल्यू रखते हैं। जैसे पहले ऑप्शन में n इक्वल्स टू 4 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 1/2 गुणा 4 गुणा 5 हमारे पास आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 10 आ रहा है ना कि 3, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। रेस्पेक्टिवली ऑप्शन सेकंड 1/6 गुणा, यहाँ हम करेंगे 4 गुणा 5 गुणा 6, तो ये भी हमारे पास यहाँ से 3 तो आएगा नहीं, ये भी डिस्कार्ड हो गया। रेस्पेक्टिवली ये कहता है 1/2 गुणा 4 गुणा 3, तो ये हमारे पास 6 आ रहा है ना कि 3, तो ये डिस्कार्ड हो गया। बचा हुआ एक ऑप्शन अपने आप करेक्ट हो जाएगा। या फिर हम रखे देख सकते हैं 1/2 गुणा, ये आएगा हमारे पास 3 गुणा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यहाँ से a की घात a बराबर 2 की घात 1/2 और b बराबर 3 की घात 1/3, 1 प्लस a प्लस b की होल पावर 6 का विस्तार में कितने पदों की संख्या अपरिमेय आएगी? तो अपरिमेय संख्या अगर बतानी है तो इसको अगर हम सॉल्व, तो अगर यहाँ से देखें टोटल पद अगर a प्लस बी प्लस सी की होल पावर n होती है, इसमें टोटल पद आते हैं n प्लस 1 गुणा n प्लस 2/2 आता है। तो n की वैल्यू इसमें 6 दी गई, तो 6 यहाँ से 7 गुणा 8/2 आ जाएगा, जो कि सॉल्व करने पर 28 आएगा। टोटल पद 28 आएंगे। a बराबर 2 की घात 1/2, b की बराबर 3 की घात 1/3 दिया, तो 1 प्लस a प्लस b की होल पावर 6 में परिमेय पद हमारे पास कब आएंगे? जब हम पहले की घात 6 ले लेते हैं, बाकी की घात 0 ले लेते हैं। रेस्पेक्टिवली अगर a की घात 6 लेंगे तो इसकी पावर 6 आएगा, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। बाकी की वैल्यू 0 लेंगे, घात 0 यानी पद 1 आ जाएगा। या फिर b की घात हम 6 ले लेंगे, ये भी परिमेय संख्या बन जाएगी। तो इन तीनों केस में तो हमारे पास परिमेय संख्या बनेंगे। 3 पद तो हमारे पास ये आएंगे। रेस्पेक्टिवली अगर हम यहाँ से देखें 4 2 0 ले सकते हैं, मतलब पहले की घात 4, दूसरे की 0, तीसरे की 2 लेंगे, 2 0 इसे, या फिर 2 4 0 ले सकते हैं, या फिर 1 2 3 ले सकते हैं, या फिर 3 0 3, इस तरीके से एक a और b की घातें ले सकते हैं। तो टोटल 4 पद तो ये हो गए, 3 पद ये आ रहे हैं, टोटल 7 पद हो गए। 7 पद तो हमारे पास परिमेय संख्या आएंगे। तो अपरिमेय संख्या 28 माइनस 7 करेंगे, 21 पद यहाँ से अपरिमेय आएंगे। 21 पद अपरिमेय आएंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अल्फा वास्तविक संख्या है, यहाँ से इसके विस्तार में x की घात 0 के मैक्सिमम संभावित गुणांक देखने हैं। तो अगर इसका हम प्रसार देखें, प्रसार बनेगा एन सी 0 ए की घात n माइनस आर, बी की घात n आर आएगा। यहाँ से a प्लस बी की होल पावर n हो, तो यहाँ से x की पावर n माइनस, अगर एक में देखते हैं, एक में तो x अंश में है, दूसरे में 1/x हर में है, तो x की होल पावर कितनी हो जाएगी? n माइनस आर, तो इससे और इससे आएगी r माइनस में, तो x की पावर n माइनस 2r होगी, विच इज इक्वल्स टू x की पावर 0। कंपेयर कर लेते हैं, n माइनस 2r इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू 10 दी गई है, तो 2r बराबर 10 हो गया, r की वैल्यू तो आ गई 5, r का मान 5 रख देंगे, प्रसार बन जाएगा 10c5। और 1/, कोसेक अल्फा है तो उसे हम साइन अल्फा लिख सकते हैं, साइन अल्फा की घात 5, कोस अल्फा की घात 5 आएगी, 2 साइन अल्फा, कोस अल्फा हमारे पास साइन 2 अल्फा होता है, तो 2 की पावर 5 से गुणा कर देते हैं, 2 की पावर 5 से भाग दे देते हैं, साइन 2 अल्फा बन जाएगा। यहाँ से हम जानते हैं साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो यहाँ से जब इसका मान मैक्सिमम होगा, बचा हुआ पद अपने आप मैक्सिमम में आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 10c5/2 की घात 5। 10c5 को हमने एक्सपेंड कर लिया, 10 फैक्टोरियल बट्टे 5 के फैक्टोरियल का स्क्वायर गुणा 2 की घात 5, यहाँ से हमारा ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है हमारे पास श्रेणी दी गई है, a बिलोंग्स टू n में nc1 इंटू a माइनस 1, nc2 इंटू a माइनस 2, nc3 n माइनस 3, nc4 a n माइनस 4, एन एन सो ऑन n पद तक का मान है। तो अगर हम इसे सरल करें, n की वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं 2। जैसे ही n का मान 2 मानेंगे, 2c1 आएगा, a माइनस 1 आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में आएगा 2c2, a माइनस 2 आएगा। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि n तक ही चलाना है इसे। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें, 2c1 का मान आता है 2, तो 2a माइनस 2 बनेगा पहला पद, 2c2 का मान आएगा 1, तो माइनस में a और प्लस में 2 आएगा, प्लस माइनस 2 आपस में कट जाएगा, 2a माइनस a की वैल्यू आ गई a। तो ऑप्शन से अगर कंपेयर करें, जैसे ही n का मान 2 रखते हैं, हमारे पास वैल्यू a आ रही है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन डी हुआ, जो यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है 1 प्लस 3x/5 2x स्क्वायर बट्टे 5 की होल पावर 10 के विस्तार में संख्यात्मक गुणांकों का योग आ गया। संख्यात्मक गुणांकों का योग देखना है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x की जगह सीधा सीधा 1 मान लेंगे। जैसे x की जगह 1 मानते हैं, बनेगा 1 प्लस 3/5 प्लस 2x 2/5 की होल पावर 10 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 3 और 2 5, 5/5 यानी 1, यानी 2 की घात हमारे पास क्या आ गई? 10। 2 की घात 10 से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ से हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जो कि यहाँ से इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ से कह रहा है यदि a b c भिन्न वास्तविक संख्याएं हैं, इनका गुणनफल इकाई है, तो सारणिक का मान हमने देखना है क्या होगा। तो अगर इस सारणिक का मान हमें देखना है, पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। जैसे हम इसे सरल करेंगे,
इस सारणी को हमने सरल कर लिया। a क्यूब माइनस 1 था तो a क्यूब और 1 को अलग अलग लिया, b क्यूब और 1 को c क्यूब और 1 को अलग अलग लिख दिया, दोनों पंक्तियां सही रहने दी। अब अगर हम पहले सारणी को देखें, पहले सारणी के प्रथम स्तंभ में से a कॉमन ले सकते हैं, दूसरे में से b कॉमन ले सकते हैं, तीसरे में से c कॉमन ले सकते हैं, तो a b c हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। हम जानते हैं अगर सारणिक में दो पंक्तियां आपस में इंटरचेंज कर दें, दो स्तंभ आपस में इंटरचेंज कर दे, सारणी का जो संख्यात्मक मान आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया, संख्यात्मक मान नेगेटिव आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो अगर इसको देखें यहाँ से अगर हम दोबारा इंटरचेंज कर दें तो इस बार इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों मान आपस में बराबर हैं, ये संख्यात्मक वैल्यू आपस में बराबर आएगी, प्लस और माइनस में आ रही है, ये हम कॉमन लेंगे तो ए बी सी -1 आएगा। और अगर अब हम इसे सॉल्व कर ले तो हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0। तो 0 आने से हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से हमारे पास ये मॉड ऑफ इस सारणिक का मान हमने दो अपूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। दो अपूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करना है, सबसे पहले सारणिक को सरल कर लेते हैं। सारणिक को सरल करके अगर हम यहाँ से देखें तो जैसे सारणिक को सरल करते हैं, एक्सपेंशन हमारे पास ये आएगा जिसको एक्सपेंड करके हम ये लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखें x बराबर 5, यहाँ से इस समीकरण का एक हल है, x बराबर 5 इस समीकरण का हल है, तो हमारे पास अगर मूल 5 a और b हो तो मूलों का गुणनफल -90 के बराबर आएगा। यहाँ से इस इक्वेशन से हमने सिंप्लीफाई किया है, तो a b बराबर -18 आ गया। तो अपूर्णांक जो हमारे पास हल आएंगे उनका गुणनफल -18 आएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से सम्मिश्र समतल में त्रिभुज ए बी सी है तथा हमें इस सारणी का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें रियल ऑफ मॉड ऑफ जेड की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम यहाँ से देखिए हमें एक त्रिभुज लेना है, तो त्रिभुज हम एक आइडियल केस में अगर लेते हैं, यहाँ से हम ए बी सी एक सरल रेखा ले लेते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज में हम दो कोण 0 कर दें और एक कोण 180 डिग्री कर दें, तो ये हमारे पास एक सरल रेखा हो गया, संगामी हो गए तीनों लाइन। तो यहाँ से ए और सी को तो हम 0 मान लेते हैं, बी की जगह हम 180 मान लेते हैं। तो अगर इसके केस में हम देखें हमारे पास z की वैल्यू आएगी, सारणिक बन जाएगा हमारा। यहाँ से इसको अगर हम सरल करते हैं इसकी वैल्यू -4 आएगी, मॉड की वैल्यू निकालनी है तो रियल वैल्यू आ गई हमारे पास 4, तो डायरेक्टली बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन थर्ड हमारे पास इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है हमारे पास यहाँ से अगर सरल रेखा जेड एल के दो बिंदुओं में 1 2 0 तथा 0 2 दूरियों का बीजगणितीय योग 0 है, तो एल सदैव किस बिंदु पर स्थित हो, किस बिंदु से गुजरेगी। तो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास 2 0 यहाँ आएगा, 0 2 यहाँ है, एक तो 2 0 तो यहाँ आ गया, 0 2 यहाँ आ गया, इनसे जाती हुई एक रेखा हमने कुछ इस तरीके से ले ली, और 1 1 जो बिंदु आएगा वो भी इसी पर स्थित होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें 1 1 बिंदु से अगर इसकी दूरी देखें तो 1 1 की दूरी इससे और इससे हमारे पास दोनों में एक प्लस और माइनस में आपस में बराबर है। 0 1 तो हमारे पास यहाँ से ये तो 2 0 है और ये आएगा हमारे पास 0 2, और रेस्पेक्टिवली यहाँ एक बिंदु आएगा 1 1। तो अगर हम कोई बिंदु लें जो इनसे बराबर दूरी पर स्थित हो और प्लस और माइनस में हो यहाँ से इसकी दूरी, तो यहाँ से इन तीनों बिंदुओं से इनकी दूरियों का बीजगणितीय योग 0 आना चाहिए। नहीं, दूरियों का बीज यदि रेखा एल से बिंदुओं इतने इतने तीनों बिंदुओं का बीजगणितीय योग 0 है, तो और जिससे यह रेखा होकर गुजरे, तो हम मान लेते हैं ये बिंदु होगा ना 1 1, इस 1 1 से इनका बीजगणितीय योग भी दोनों तरफ का 0 है और 1 1 पर खुद ही स्थित है, तो उस वजह से यहाँ से हमारा ऑप्शन थर्ड ही इसके लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है दो रेखाओं 2x - y +4 = 0 और x - 2y - 1 = 0 के बीच का न्यून कोण के समद्विभाजक का समीकरण। न्यून कोण के समद्विभाजक का समीकरण देखना है तो यह बनेगा हमारे पास, ये फॉर्मेट लिख सकते हैं 2x - y +4 अपॉन a² + b² आएगा, यानी a की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 + 1 आ गया, रेस्पेक्टिवली यहाँ से आ जाएगा x - 2y - 1 बटे 1 + 4 का स्क्वायर रूट आएगा। सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास प्लस लेने पर तो वैल्यू आ रही है और माइनस लेने पर ये वैल्यू है, जिसमें 3 का भाग दे देंगे तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि x + y - 4 = 0, x - 1 = 0, y - 2 = 0 एक त्रिभुज की 3 भुजाओं के समीकरण है, तो बाह्य वृत्त का समीकरण होगा। अब हमें बाह्य वृत्त का समीकरण बताना है, तो अगर बाह्य वृत्त का समीकरण देखिए पहले इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल ले। x - 1 = 0 y अक्ष के समांतर एक रेखा है और y = 2 हमारे पास x अक्ष के समांतर रेखा, तो तीसरी रेखा है। तो अगर इनको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें तो जो बाह्य वृत्त होगा इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर गुजरेगा, तो सीधा सा हम वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही अगर हम यहाँ से देखें इसमें हमारे पास एक पॉइंट आएगा 1,2, 1,2 आएगा, इन दोनों से इंटरसेक्टिंग पॉइंट इससे वृत्त होकर जा रहा है, तो जैसे x की जगह 1 y की जगह 2 रखते हैं तो हम वैल्यू रख के देख लेते हैं। x की जगह 1 और y की जगह 2 पहले में रखेंगे तो 1 + 4 आएगा, यहाँ से -3 और 2 रखना है ना, यहाँ 5 3 5 दूनी 10 + 8 ये 0 आ रहा है यहाँ से। एज वी कैन सी ये तो 8 4 12 0 नहीं आएगा।
12 और 1 13, हाँ ये 13 माइनस 13 ये तो 0 बन रहा है, तो ये तो हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। नेक्स्ट में अगर देखें यहाँ से थर्ड पॉइंट में रख, इसी तरीके से इसमें रखते हैं, एक्स में 1 वाई की जगह 2 रखना है, तो 4 आ जाएगा यहाँ से, माइनस का 5 और माइनस का 6, 6 5 11, 8 4 12, ये तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया रेस्पेक्टिवली। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट ऑप्शन और देखें, 1 और 2 के लिए पॉइंट हमने 1 2 यहाँ से निकाला, 1 यहाँ रखते हैं, 2 यहाँ रखेंगे, 4 आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस माइनस 4 कैंसिल आउट, और 2 रखेंगे, तीनों नहीं 6 और माइनस का 8। एज वी कैन सी ये भी हमारे पास 0 नहीं बन रहा, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट एक ऑप्शन और बचा है, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 2 रख के देख लेते हैं, तो 1 4 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 8, ये भी हमारे पास 0 नहीं बन रहा। सीधा सीधा एक ही पॉइंट से हमारे पास सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो हमारा इजीली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, दो वृत्त हमारे पास एक्स और वाई अक्षों को स्पर्श करते हैं, दोनों वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, और एक इनमें से एक वृत्त दूसरे से बड़ा है, 2 वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, दोनों एक्स वाई अक्ष को स्पर्श कर रहे हैं, यदि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई है तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अगर क्षेत्रफल पाई है, क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई, यानी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1, आर इक्वल्स टू 1 आ गया। त्रिज्या तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 1 आ गई, छोटे वृत्त की त्रिज्या इससे कम ही आएगी, तो कुछ इस तरीके से लेना, दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहे हैं, तो जो वृत्त होगा वो कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास। अब जो छोटा वृत्त आएगा, इससे छोटी त्रिज्या आएगी, बड़ा तो आ नहीं सकता, तो वो कुछ यहाँ हो सकता है। अब यहाँ से इस बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारे पास एक त्रिज्या होती है, यहाँ से एक्स अक्ष या वाई अक्ष से दूरी, तो यहाँ से एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी एक ही है, तो त्रिज्या एक एक होगी। मतलब यहाँ से अगर ये डिस्टेंस निकालोगे मूल बिंदु और इस केंद्र सी के बीच में, ओसी की दूरी क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, √2 के इक्वल। ये दूरी आ गई √2 के इक्वल। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हमारे पास क्या आएगी, r प्लस आर पाई स्पर्श करें, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, r प्लस आर इक्वल्स टू केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगी हमारे पास r माइनस आर का स्क्वायर प्लस r, क्योंकि इसका अगर निर्देशांक 1 1 है तो इसका निर्देशांक भी तो हमारे पास r ही आएगा, तो यहाँ से स्मॉल r मान लेते हैं, तो यहाँ से इनके बीच में केंद्रों के बीच में दूरी निकाली। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो r माइनस आर, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2r माइनस आर आ गया, और विच इज इक्वल टू आर प्लस आर। सॉल्व कर लेते हैं, कैपिटल आर की जगह त्रिज्या हमारे पास 1 है, तो कैपिटल आर की जगह 1 रिप्लेस कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इसके लिए त्रिज्या क्या बन गई, 2 माइनस 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू पाई √2 माइनस 1 की होल पावर 4 आ जाए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है, ए त्रिज्या वाली 4 समान वृत्त चतुर्थांशों पर इस प्रकार रखे गए हैं कि एक्स व वाई अक्षों को स्पर्श करते हैं, सभी चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या। अब हमारे पास जो वृत्त लिया जाए वो इस तरीके से लेंगे, एक वाई अक्ष एक एक्स अक्ष। पहला वृत्त है हमारे पास कुछ इस तरीके से, दूसरा वृत्त भी हमारे पास इस तरीके से वाई एक्स अक्ष वाई अक्ष को स्पर्श करते हुए बनाना है रेस्पेक्टिवली। यहाँ से हमारा तीसरा वृत्त बनेगा, दी हमारा चौथा वृत्त बनेगा, चारों वृत्त आ गए। जो पांचवा व्रत हमें लेना है वो इन चारों को स्पर्श करते हुए बनाना है, या तो वो यहाँ बनेगा अंदर की तरफ, या हमारे पास वो बाहर बनेगा कुछ इस तरीके से। सारे व्रतों की त्रिज्या हमारे पास सेम है, सारे वृत्तों की त्रिज्या सेम है, ए त्रिज्या की है, तो यहाँ से अगर ये दूरी हमारे पास कॉमन पॉइंट देंगे, a, आएगा, तो मूल बिंदु और इसके बीच की दूरी क्या आ गई, a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी √2 माइनस 1 √2a आएगा। यहाँ से ये पूरी दूरी √2 है, तो यहाँ से अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें, इसकी त्रिज्या तो यही है हमारे पास, ये पूरी दूरी √2 है, तो यहाँ से इस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या या तो आएगी √2 माइनस 1 इंटू ए, या फिर अगर बाह्य वृत्त की बात करें तो ये पूरी दूरी तो √2 आ गई। अब यहाँ से इसको ये स्पर्श कर रहा है, तो इसलिए इसकी त्रिज्या के बराबर आएगा, यानी a प्लस ऐड कर दें, √2 प्लस ए आएगा, तो यहाँ से बाह्य वृत्त के केस में प्लस आएगा और अंत वृत्त के केस में माइनस आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसमें हो गया हमारा ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है, PQ परवल है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की कोटि है तथा इसकी लंबाई 8 है। PQ द्वारा परवलय की नाभि पर अंतरित कोण होगा 2 tan इनवर्स 4/3, 2 tan इनवर्स 4/3, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी। बिंदु हमारे पास 2,8 से परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 8x पर खींचे गए 3 अभिलंब पादों के y निर्देशांकों का समांतर मध्य। इस केस में अगर हमारे पास परवलय के केस में ले अभिलंब पादों के किसी भी बिंदु से अगर समांतर अभिलंब पादों का y निर्देशांकों का जो योग होगा वो आएगा 0। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट से भी याद रख सकते हैं, बाकी अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा। अब अगर हम यहाँ से देखें अभिलंब का समय, यहाँ से इसकी तुलना करते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से, विच इज इक्वल्स टू यहाँ से कंपैरिजन से 4a इक्वल्स टू 8 आ रहा है, यानी a इक्वल्स टू 8/4 यानी कि 2 आ गया। अभिलंब आएगा हमारे पास yt प्लस एक्स माइनस at इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, yt प्लस एक्स माइनस at प्लस at इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, yt प्लस एक्स माइनस at
इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आएगा। 2,8 से जाने वाले का देखना है हमने समीकरण, तो x की जगह 2 रखना है, y की जगह 8 रखना है। वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो इस तरीके की इक्वेशन आएगी। तीन घात की इक्वेशन आ गई है जिसमें टी स्क्वायर का गुणांक 0 है। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर अगर 0 है तो वही तो मूलों का योग होता है। अगर इसके मूल हम t1 t2 t3 माने तो इनका योग हमारे पास 0 आएगा। पूरी इक्वेशन को हम 2a से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम जानते हैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमा 2a t1 स्क्वायर 2a कॉमा t1 जो होती है 2a t1 जो होता है वो हमारे पास ऊपर वाले में यहाँ से पैरामेट्रिक फॉर्म में निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ से 2a ये पहला बन गया y1, नेक्स्ट आएगा y2 y3, इनका सम आ गया 0। समांतर माध्य यानी 3 का भाग देंगे तो भी 0 ही आएगा, तो यहाँ से वैल्यू 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है यहाँ से अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 के लिए नाभि है। इसके लिए नाभि हमारे पास आती है प्लस माइनस सी कॉमा 0 आएगी। अब सी जो आएगा वो आता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ए की जगह तो हमारे पास कोस अल्फा है, बी की जगह साइन अल्फा है, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। तो यहाँ से इसका निर्देशांक है प्लस माइनस 1,0, या तो 1,0 ले लेंगे या -1,0। तो हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आ गया। दोनों अक्षों पर समान अंतःखंड काटने वाली दीर्घवृत्त इतने की स्पर्श रेखा तथा अक्षों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये हमारे पास दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त में हमने क्या करना है, 144 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन में 144 का भाग दे दें। ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ से आएगा हमारे पास 16 बराबर 1 आ गया। अब अगर हम यहाँ से देखें जो दीर्घवृत्त बनेगा ये एक्स अक्ष पे तो 3 दूरी पर है, मतलब यहाँ से इस तरीके से बनेगा। यहाँ से ये दूरी तो आएगी 3,0, ये पॉइंट आएगा हमारे पास 0,4 रेस्पेक्टिवली आएगा। अब यहाँ से हमने स्पर्श रेखा बनानी है। स्पर्श रेखा इस तरीके से लेनी है कि समान अंतःखंड काट रही हो। तो अगर हम यहाँ से ले कुछ भी ऐसे इस तरीके से लेंगे ये आएगी। अब ये जो यहाँ से इससे मूल बिंदु से लंब डालेंगे तो जो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई होगी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर होगी, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी 5 आ जाएगी। तो यहाँ से जो अंतःखंड काटेगी ये यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा, तो ये हमारे पास 5 से होकर गुजरेगी। तो इस रेखा की समीकरण आ जाएगी x प्लस वाई बराबर 5। एक्स प्लस वाई बराबर 5 आ गई। तो ये जो अक्षों के साथ बने कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखना यही आएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार की वैल्यू 5 आ रही है, ऊंचाई की वैल्यू भी हमारे पास 5 ही आएगी। तो 25/2 यानी 12.5 आ गई। 12.5 वर्ग इकाई 12.5 वर्ग इकाई आने से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यास के युग्म के समीकरण है। तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता होगी। तो जो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता होगी हमें वह निकालनी है। सबसे पहले यहाँ से हम देखें इसके लिए प्रवणता कितनी आएगी, y बराबर mx से करें। इसके लिए प्रवणता आ रही है 1 और इसके लिए प्रवणता कितनी आ रही है, इसके लिए प्रवणता आएगी y बराबर mx करेंगे तो यहाँ से माइनस का 2/3। हम जानते हैं m1 इंटू m2, यहाँ से जो वैल्यू आती है दीर्घवृत्त के दो संयुग्मी व्यास के इनकी प्रवणताओं का जो गुणनफल आता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आता है। सॉल्व अगर करें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 2/3 आ गया। अब हमारे पास जो c की वैल्यू आएगी, c हमारे पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू यहाँ से आएगी 1 माइनस 2 का स्क्वायर 2/3 तो आएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट में 3 माइनस 2 यानी 1/√3। 1/√3 हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमारे पास उत्केंद्रता आएगी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3 की किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा के अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग की लंबाई आएगी। किसी भी स्पर्श रेखा पर अंतःखंडित भाग की लंबाई का योग जो लंबाई जो आएगी वो यहाँ से इसके इक्वल आएगी a की पावर 2/3। डायरेक्ट रिजल्ट से हम फोर्थ ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के किसी बिंदु a/√3 a/√2 b/√2 पर अभिलंब की लंबाई आएगी। जो अभिलंब की लंबाई आएगी वो आएगी हमारे पास b/a√2 a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से अभिलंब की लंबाई आएगी b/a√2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी। नेक्स्ट कहता है टीम ए XYZ प्रत्येक के साथ 2 मैच खेलती है। टीम ए 0.6 प्रायिकता के साथ जीतती है और 0.2 अंक जीतती है तो 2 अंक प्राप्त करती है। 0.6 प्रायिकता जीतने की, 0.15 प्रायिकता के साथ मैच अनिर्णित रहता है, मैच टाई हो जाता है तो टीम को 1 अंक मिलता है। 0.25 प्रायिकता से हारने की प्रायिकता और कोई अंक नहीं मिलता। खेल में टीम ए के जीतने पर कम से कम उसे 11 अंक चाहिए। तो टीम ए कितने
के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल मैच कितने खेले गए हैं, प्रत्येक टीम के साथ 2 मैच खेल रही है, टोटल XYZ 3 टीमें हैं ए के साथ खेलने के लिए, यानी टोटल मैच तो खेले गए 6। अब 6 में से उसने 11 मैच जीतने हैं, मतलब 11 अंक प्राप्त करने हैं, तो एक जीतने के साथ 2 अंक मिलते हैं। तो कम से कम उससे कितने मैच जीतने होंगे, यहाँ से अगर देखें 5 मैच तो उसे जीतने होंगे, 5 दूनी 10 आएगा, तो 5 तो प्रॉपरली विन चाहिए। जो एक मैच है वो टाई भी हो सकता है या फिर वो जीत भी सकती है। तो या तो उसने 6 मैच के लिए 6 के 6 जीत जाए, तब वो क्वालिफाई कर जाएगी जीतने के लिए, या फिर जीत जाएगी, या फिर वो 5 मैच जीते 1 मैच टाई हो जाए। तो 5 मैच जीतने की प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी, 6 के 6 मैच जीतने की 6C6, और 6 जीतने हैं तो 0.6 की पावर 6 आ गया, प्लस या फिर वो 5 मैच जीत जाए 6C5 0.6 की पावर 5, और जो एक मैच वो भी तो टाई करवाना है, यानी 0.15 आएगा। तो अब अगर इसे सॉल्व कर ले, 0.6 की पावर 6 हम कॉमन ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी 6 बनेगा, तो पॉइंट एक तरफ इधर ले जाए, इसका पॉइंट हम आगे शिफ्ट कर ले, तो 0.6 की पावर 6 तो हमने कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू आएगी 1, तो 1 प्लस यहाँ से कितना आएगा, ये बनेगा हमारे पास 1.5, और साथ में 0.6 की पावर 6 आ रही है, 2.5 हो गया, तो 2.5 इंटू 0.6 की पावर 6 कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी ने यहाँ से डिलीट कर दिया, बाकी इसका जो आंसर बनना चाहिए था, एक पासा अगर 2n+1 बार फेंका जाता है, विषम संख्या में विषम पाने की प्रायिकता 1/2 होती है, पर ये क्वेश्चन आरपीएससी ने कुछ इश्यूज से डिलीट कर दिया। वृत्त x² + y² = 4 के किसी के अंतर्गत एक बिंदु यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इस बिंदु के किसी त्रिज्या के मध्य में स्थित होने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले यहाँ से जो वृत्त लिया गया इसकी त्रिज्या है कितनी, x² + y² = r², त्रिज्या आ गई 2, इसका जो क्षेत्रफल बनेगा πr², पाई 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 पाई आ गया, रेस्पेक्टिवली इसकी जो त्रिज्या आएगी वो 2 आ रही है, 2 का मध्य बिंदु, मध्य आधा कितना होगा 1 आएगा, तो 1 पर होने की प्रायिकता उसकी रेंज है, तो 1 पर होने के लिए क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, πx² विच इज इक्वल टू पाई आ जाएगा, तो π/4 पाई कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास हमारे अनुकूल केस बट्टे कुल केस लिख रहे हैं, तो अनुकूल केस में पाई आएगा और कुल केस में 4 आएगा, पाई से पाई कट गया, 1/4 आ गई यहाँ से प्रायिकता, तो 1/4 से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। एक निष्पक्ष सिक्का 3 बार उछाला जाता है, एक तो कहता है चित्त और पट दोनों आए, बी कहता है पट अधिकतम एक बार आए, घटनाएं ए व बी है, तो अगर हम यहाँ से देखिए ए और बी आपस में रिलेट नहीं करें, मतलब ए सिक्का उछालने की अलग कंडीशन है, बी सिक्का उछालने की अलग कंडीशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि ए में ऐसा कुछ आएगा तब बी को उछालेंगे, या बी में ऐसा कुछ आएगा तो ए निर्भर करेगा, तो दोनों परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। 100 के बराबर या छोटी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 2 p व q इस प्रकार चुनी जाती है कि इनका जो योग आता है 13p, ये p और q मल्टीपल में है, 13p + 13q 5 को विभाजित करती है, तो 13p + 13q अगर 5 को विभाजित करती है, 13 कॉमन ले लें, तो 13 इंटू p + q 5 को विभाजित करेगी, तो 13 तो 5 को विभाजित करता नहीं है, तो p + q 5 को विभाजित करना चाहिए, तो अगर p + q 5 को विभाजित करना चाहिए, 100 के बराबर या छोटी प्राकृत संख्याएं हैं, तो 1 से 100 के बीच में हमारे पास कितनी संख्याएं होती है जो 5 को विभाजित करती है, टोटल 20 संख्याएं आती है, और टोटल केस कितने हैं 100, तो 20/100 यानी 1/5 आ गया, तो यहाँ से इसका आंसर हमारे पास प्रायिकता बनेगी इसके लिए 1/5, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन अगर हम यहाँ से देखें, पहले तो इकाई के घन मूल योग के अंतर्गत आबेली ग्रुप बनाते हैं, जी नहीं, योग के अंतर्गत नहीं, गुणा के अंतर्गत आबेली ग्रुप बनाते हैं। G* में अगर AB = AC है तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, B = C आएगा, फॉर ऑल G ABC बिलोंग्स टू G, ये सही है। आबेली ग्रुप में AB का होल स्क्वायर = A² B² होता है, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G में। समक्रम के समूह में तत्समक के अतिरिक्त एक अन्य अवयव विद्यमान होता है जो अपने स्वयं का प्रतिलोम होता है। इन अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट देन आइडेंटिटी, एक मतलब समक्रम का ऑर्डर ऑफ ग्रुप, अगर ग्रुप ऑर्डर अगर इवन है तो आइडेंटिटी के अलावा एक ऐसा एलिमेंट और होगा जो सेल्फ इनवर्स होगा। यदि H और K हमारे पास, if H and K are two non-empty subsets of an abelian group, then HK is a subgroup of G if and only if हमारे पास H as well as K are subgroup of G। तो H और K दो non-empty abelian group के subsets है, H और K दोनों सबसेट है और H के हमारे पास सबग्रुप है। H के सबग्रुप कब होगा, जब H और K दोनों ही हमारे पास G के सबग्रुप हो, तो H के भी हमारे पास एक सबग्रुप होगा। if F1 = F1 G है,
F1 Z है, F2 Z minus of Z, F3 1 upon Z, F4 minus 1 upon Z are the function of complex variable Z, then the composition of function form, इनका जो composition होगा वो हमारे पास abelian group form करेगा, abelian group होगा. Every finite group has order less than 6 is, let's order 6 से कम का जितना भी ग्रुप होगा, ऑर्डर 6 से कम का है या तो 1 हो सकता है, ऑर्डर 1 हमारे पास अबेलियन होगा. ट्रिवियल ग्रुप होता है, साइक्लिक भी होता है, तो ट्रिवियल ग्रुप होगा वो तो साइक्लिक होगा. ऑर्डर 2 का ग्रुप, इवन ऑर्डर का ग्रुप हमेशा अबेलियन होगा. ऑर्डर 3 प्राइम नंबर, ऑर्डर 5 प्राइम नंबर के ग्रुप साइक्लिक होते हैं. ऑर्डर 4 जो है वो हमारे पास इवन ऑर्डर का ग्रुप है, इंप्लाइज अबेलियन होगा. तो ऑलवेज अबेलियन यहाँ से ऑप्शन आएगा. साइक्लिक तो 2 और 4 हमारे पास ऑप्शन आ गए, साइक्लिक नहीं है. उसके केस में अगर हम यहाँ दो भी प्राइम नंबर तो साइक्लिक ही आएगा. पर ऑर्डर 4 जो है वो साइक्लिक नहीं है. अगर 4 इसमें ऑप्शन नहीं होता तो साइक्लिक भी आ सकता था यहाँ, पर 4 ऑप्शन है इसमें, इस वजह से साइक्लिक ना अबेलियन आएगा. एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैज 2 जनरेटर, प्रत्येक अनंत चक्रीय समूह के 2 जनक होते हैं. अगर जी हमारे पास ACBD ABCD ACBD ADBC ABCD ADBC H और K इसके सब ग्रुप हैं, तो H तो है हमारे पास नॉर्मल होगा, H इज नॉर्मल ऑफ G बट K इज नॉट नॉर्मल ऑफ G. आप यहाँ से इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं. इसका जो इंडेक्स आएगा वो आ रहा है 4, उसका जो इंडेक्स यहाँ से G की जो वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 है. G में 8 एलिमेंट है और H में हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो 8/4 यानी 2 आ गया, जो हमारे पास इंडेक्स आने का मतलब ये हमारे पास इसके लिए नॉर्मल है. K जो आ रहा है K के लिए हमारे पास नॉर्मल नहीं आ रहा, क्योंकि 8/2 बराबर 4 आ रहा है, तो उसके केस में हम यहाँ से नॉर्मल नहीं कह सकते हैं उसे एकदम से. If R is the set of ordered pair AB plus CD equals to A plus CB plus D, और AB dot CD equals to AC minus BD और BC plus AD. R में हमारे पास क्या है, ये एक फील्ड है. The series whose nth term is exponential minus of n square x is. ये अगर हम देखें यहाँ से इसका nवां पद हमें दिया गया है, तो इसको हम 1 upon exponential n square x लिख सकते हैं. तो अगर x हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा तो n टेंस टू इनफाइनाइट पे अगर हम देखते हैं तो वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और n टेंस टू इनफाइनाइट पे 0 में जा रही है, तो ये हमारे पास अभिसारी हो गया. बट अगर x हमारे पास नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो यहाँ से अगर हम देखें ऊपर ही आ जाएगा, n टेंस टू इनफाइनाइट पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, n टेंस टू इनफाइनाइट पे. तो जैसे x की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे तो वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो इंक्रीज हो रही है उस वजह से अभिसारी नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट भी जाएगा उस वजह से. तो उस वजह से यहाँ से हमारे पास ये अभिसारी x ग्रेटर देन 1 पे होगा, ना कि लेस देन 1 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीट हो गया था. The mapping of complex number a plus iota b into the matrices a diagonally आ गए, b और माइनस b नॉन डायगोनल में आ गए, इस ये हमारे पास समाकारिता है. दिस वन इज आइसोमॉर्फिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीट हो गया. इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है यहाँ से, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स क्यूब बराबर ए एक्स प्लस बी के मूल है, तो मूल 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा और 1 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन अल्फा वाली समीकरण होगी. समीकरण के हमने देखने हैं मूल क्या होंगे. तब जो इक्वेशन हमें दी गई उसमें मूलों का योग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो मूलों का योग आ जाएगा 0. यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू माइनस से आएगी, और अल्फा बीटा गामा का जो तीनों का प्रोडक्ट है वो आएगा बी. 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा रेस्पेक्टिवली 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा और 1 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी. यहाँ से इसको सॉल्व करें, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा रेस्पेक्टिवली बीटा प्लस गामा अपॉन बीटा गामा आएगा, और गामा प्लस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा गामा आएगा. तो अब इसको सॉल्व करें, हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0 लिखा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ गामा अपॉन अल्फा बीटा आएगी, माइनस ऑफ अल्फा अपॉन बीटा गामा आएगा, माइनस ऑफ बीटा अपॉन अल्फा गामा आएगा. सॉल्व करते हैं तो उसको यहाँ से सिंप्लीफाई करके माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा बचा है 1 अपॉन में, और 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमारे पास है क्या, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बी है, तो माइनस 1 अपॉन बी आ गए. यानी यहाँ से मूलों का जो गुणन आ रहा है वो हमारे पास माइनस 1 अपॉन बी आएगा. तो मूलों का गुणन माइनस बी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में. बाकियों में हमारे पास प्लस बी आ रहा है, तो उस वजह से 1 अपॉन बी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में माइनस में आ रहा है, बाकियों में प्लस में आ रहा है, तो उस वजह से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. बेसिक कंसेप्ट से चतुर्थ घात के समीकरण जिसके मूल जो है हमारे पास एक्स की हद है, इस समीकरण के मूलों में से प्रत्येक से 3 कम है. इस समीकरण के मूल अगर हम माने एक्स है तो एक्स से 3 कम है, तो एक्स माइनस 3 होंगे बराबर y हम मान के चलते हैं, तो y बराबर x बराबर y प्लस 3 आ जाएगा. तो जहां भी समीकरण में x है उसकी जगह हम y प्लस 3 लिख सकते हैं. इसमें हम x की जगह y प्लस 3 लिखते हैं. y प्लस 3 लिख के अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अगर हम देखें पहले तो समीकरण में जैसे x की घात 4 के गुणांक 1 1 है, 4 ऑप्शन में इसमें 13 ही है, तो एक तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कंपेयर कर लेते हैं और एक एक्स के गुणांक कंपेयर कर लेते हैं. बाकी में नेक्स्ट में भी तो कॉन्स्टेंट टर्म भी तो 80 आ रहा है, तो उससे हम क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए सीधा सीधा एक तो एक्स स्क्वायर के गुणांक और एक एक्स के गुणांक कंपेयर करते हैं.
तो सबसे पहले हमने x की जगह y+3 लिख दिया पूरी इक्वेशन। अब जैसे ही हम y स्क्वायर का गुणांक कंपेयर करते हैं तो y स्क्वायर एक तो पहले टर्म में आएंगे, पहले टर्म में इसका गुणांक क्या आएगा 4c2 3 की पावर 2 आएगा, साथ ही y की पावर 2 आएगा, तो y की पावर 2 का ही तो गुणांक देखना है तो ये लिख देते हैं रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट में आएगा 3c2 और 3c2 इसकी पावर 2 लेंगे, y की पावर 2 आएगी, तो x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसमें x की पावर आ जाएगी इसके केस में 1। और नेक्स्ट आएगा यहाँ से 3c2 और नेक्स्ट में आएगा यहाँ से 3c2 में आएगी वैल्यू 3 और इंटू 3 करेंगे 339 हो गया रेस्पेक्टिवली। इसमें आएगा हमारे पास y की पावर 2 में इसका गुणांक आएगा यहाँ से y स्क्वायर के साथ 3 आएगा, माइनस का 3 आ गया, इसके आगे हमारे पास y की पावर 2 मिलेगी नहीं, तो 54 + 6 यानी 60 हो गई। नेक्स्ट अगर कांस्टेंट टर्म में देखें तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म y के गुणांक आएगा 4c3 3 की पावर 3, नेक्स्ट में आएगा 3c2 3 की पावर 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं 116, तो 60 तो आ रहा है y स्क्वायर यानी x स्क्वायर का गुणांक 116 आ रहा है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, 116 और 60 हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है x की घात 4 माइनस 2x³ प्लस 2x माइनस 1 के मूलों की बहुलता है। इसकी बहुलता चेक करनी है। सबसे पहले x इक्वल टू अगर 1 रखें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1, यहाँ से प्लस माइनस 2 कट गया, इधर 1 कट गया, बराबर 0 आ रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो x की जगह हम 1 रख सकते हैं। जैसे हम x की जगह 1 रखेंगे, इसमें x की जगह 1 रखते हैं तो यहाँ से हम ये करते हैं, पहले तो हमने सारे कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, फिर 1 लिख लिया, 1 यहाँ, इसको हम सिंथेटिक डिवीजन से हमने सॉल्व किया तो x की घात 3 माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0 आ रहा है। जैसे x बराबर 1 का या x माइनस 1 का इसमें पॉलीनोमियल में भाग देते हैं। तो स्टार्टिंग के दो टर्म में से हम x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ऐसे x स्क्वायर कॉमन लेंगे x माइनस 1 बचेगा, इसमें से -1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 हमने यहाँ लिख दिया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1, तो x माइनस 1 का होल क्यूब x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x बराबर 1 पर बहुलता आ रही है 3, पावर 3 ही तो आ रही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है समीकरण x³ माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की छठी घात का योग है, इसके 6 पावर का योग हमें बताना है। तो यहाँ से हम इसके मान के चलते हैं अल्फा बीटा गामा इसके मूल है, तो अल्फा क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पक्षांतरण से अल्फा प्लस 1 आएगा रेस्पेक्टिवली, बीटा क्यूब इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 और गामा क्यूब इक्वल्स टू गामा प्लस 1 आएगा। x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो मूलों का योग होता है, तो यहाँ से इसके मूल अगर अल्फा बीटा गामा मान रहे तो मूलों का योग क्या आ जाएगा 0, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू डेल्टा की गामा इंटू अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 1 आ जाएगी रेस्पेक्टिवली। हमारे पास मूलों का जो गुणन आएगा वो +1, मूलों का योग आ रहा है 0, मूलों का गुणन आ रहा है -1 और रेस्पेक्टिवली यहाँ से अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का वैल्यू आ रही है -1। अल्फा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 आ रहा है, घात 6 करते हैं हम लोग, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे। ये है हमने घात 6 का योग करना है, तो हमने अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, गामा प्लस 1 का होल स्क्वायर कर लिया, होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा हमारे पास 1 1 1 आ जाएगा और साथ ही 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा। अल्फा बीटा गामा का जो योग है वो तो 0 आ गया, ये टर्म तो गई हमारे पास 0 में। यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 3 है, 3 हमने यहाँ लिख दिया। इस टर्म को हम ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, गामा अल्फा। तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 आ रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये रहा हमने यहाँ लिखा है। तो -1 अगर लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 5 आ गया, तो यहाँ से 6 घात का योग आएगा हमारे पास 5 से हमारे पास ऑप्शन 4 करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है हल करने हेतु समीकरण ax की घात 4 प्लस bx की घात 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c इक्वल्स टू 0 को फेरारी विधि द्वारा समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c प्लस 2a थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2mx प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 में बदला जाए, थीटा का मान l a b c d e के रूप में दिया जाए, तो यह समीकरण होगी हमारे पास, यह त्रिघात समीकरण में आएगी, क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन जाएगी। नेक्स्ट है यदि समीकरण z इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ax प्लस by, यहाँ से अगर ये देखें ये पूरा का पूरा टर्म पावर में एक ही पद है एक्सपोनेंशियल ax प्लस by इंटू एफ ऑफ ax माइनस by हो, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसको सॉल्व करें पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करें, तो जैसे हम यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं zx की वैल्यू x के सापेक्ष अवकलन, पहले तो e की पावर थीटा का करते हैं, तो e की पावर थीटा का अवकलन की वजह से a आ गया, x के सापेक्ष अवकलन करते हो a इंटू एक्सपोनेंशियल ax प्लस by f ऑफ ax माइनस by आएगा। नेक्स्ट आएगा यहाँ से a एक्सपोनेंशियल ax प्लस by f डैश ax माइनस by आएगा रेस्पेक्टिवली। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट इस तरीके से बन जाएगी, मतलब जो पहले जो गिवन टर्म आएगी, पहली टर्म आएगी वो z ही है हमारे पास, रेस्पेक्टिवली z y अगर करते हैं तो b इंटू जेड माइनस a एक्सपोनेंशियल ax माइनस b बाई एफ डैश आ गया। तो पहले को हमने b से गुणा करना है, दूसरे को हमने a से गुणा करना है, तो यहाँ से प्लस माइनस वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। पहला बनेगा ए बी जेड, दूसरा बनेगा बी ए जेड, तो ए बी जेड प्लस बी ए जेड 2 ए बी जेड बन गया। 2 ए बी जेड बनने से हमारा फर्स्ट ऑप्शन
2abz बनने से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है कैटेनरी c इक्वल्स टू y इक्वल्स टू c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c। यहाँ से कैटेनरी की वक्रता होती है कोटि के वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर, कोटि के वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर होती है। हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें डायरेक्ट रिजल्ट से करेक्ट है। यहाँ से हमें वक्र दिया गया, इसके अनंतस्पर्शियों द्वारा निर्मित त्रिभुज बताना है। निर्मित त्रिभुज कौन सा होगा, या त्रिभुज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से अगर देखें y की अधिकतम घात है, y की घात 2, उसके गुणांक को 0 के बराबर कर दें तो x बराबर 2 ही आ गया। एक तो अनंतस्पर्शी आएगी ये हमारे। अब हम यहाँ से घातों को अरेंज करते हैं, जैसे x की घात 3 यहाँ है और एक तो x की घात 3 यहाँ है और एक घात 3 यहाँ मिलेगी। इनको एक साइड रख देते हैं, फिर घात 2 का पद लेंगे y स्क्वायर में, फिर एक बिना मतलब गिरते हुए घातों के क्रम में लेंगे तो 5 3 तो हमारे पास बनेगा। x y की जगह m रखते हैं और x की जगह 1 रखते हैं। तो जैसे अब अगर इसको सॉल्व करें, यहाँ से हमने घातों में गिरते हुए क्रम में इस तरीके से अरेंज कर लिया। 5 3 हमारे पास y की जगह m, x की जगह 1 रखने से m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। m की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। c की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 5 2 अपॉन 5 3 डैश। 2 की वैल्यू आएगी 2am स्क्वायर अपॉन 2m आएगा। यहाँ से 2m से 2m कैंसिल आउट हो गया। अब am आ गए, यहाँ से m की वैल्यू प्लस माइनस 1 रखेंगे तो प्लस माइनस a आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस, तो y इक्वल टू एक्स प्लस ए और y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए आएगा। तो इसको अगर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा जिसमें ये दोनों रेखाएं तो बराबर है। पर यहाँ से जो दूसरी लाइन है x इक्वल्स टू 2a वाली, ये लाइन हमारे पास अगर इनके बीच में डिस्टेंस और निकाल दे, लाइक ये x ये माइन 2a कॉमा 3a और 2a कॉमा माइनस 3a पर जो लाइन है ये हमारे पास यहाँ से इसकी लंबाई तो 6 a आ जाएगी, पर यहाँ से इसकी a कॉमा 0 से 2a कॉमा 3a तक की जो लंबाई है वो हमारे पास 6a के इक्वल नहीं आएगी। तो यहाँ से दो भुजाएं बराबर तीसरी नहीं है, तो ये हमारे पास जो त्रिभुज बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। समद्विबाहु त्रिभुज बनने से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है किसी वक्र C के केंद्रज के चाप पर दो बिंदु S1 व S2 है, P1 व P2 वक्र C के संगत बिंदुओं पर वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो चाप S1 S2 की लंबाई होगी, चाप S1 S2 की जो लंबाई होगी वो आएगी P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 के बराबर लंबाई आएगी। वक्र के अगर केंद्रज के दो चाप S1 S2 है, P1 P2 वक्र C के संगत बिंदुओं पर वक्रता त्रिज्याएं हैं, तो चाप S1 S2 की लंबाई P1 माइनस P2 आएगी। बीटा ऑफ m प्लस हाफ और m प्लस हाफ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बीटा ऑफ m प्लस हाफ की वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से 1 अपॉन बीटा mm आएगी। तो 1 अपॉन बीटा mm आएगी तो बाकी के ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएंगे, इसमें नहीं है। बाकी आएगा पाई अपॉन m इंटू 2 की पावर 4m माइनस 1, पाई अपॉन m इंटू 2 की पावर 4m माइनस 1। यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। व्रत भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीट हो गया। यहाँ से श्रेणी हमें सीरीज हमें दी गई है फैक्टोरियल ऑफ n का स्क्वायर अपॉन 2n, ये पूरी लाइन ही है। यहाँ से फैक्टोरियल ऑफ 2n x की पावर n अपसारी होगी, हमें अपसारी कब होगी बताना है। तो इसमें an अगर हम यहाँ से an अपॉन an प्लस 1 अगर देखें तो an की वैल्यू है n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल रेस्पेक्टिवली। an प्लस 1 में देखेंगे तो n प्लस 1 के फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल आएगा। तो साथ ही x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 आएगा, इसे सॉल्व करके 1 अपॉन x लिख दिया। अब बाकियों को भी अगर सॉल्व कर लें तो 2n प्लस 1 इंटू 2n का फैक्टोरियल आएगा, 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, जिसे हम लिखेंगे n प्लस 1 को फैक्टोरियल को n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल के n प्लस 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर आ गया। अंश और हर में n स्क्वायर का भाग देंगे, सॉल्व करने पर हमारे पास अंश में वैल्यू बच रही है 4, फिर 2 प्लस 2 बटे n, 2 प्लस 2 बटे n, तो सॉल्व करेंगे 4 बचेगा और बटे n वाला इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो इनफाइनाइट में जाएगा n जब 0 आ जाएगी वैल्यू। साथ ही ये लेस देन बनानी चाहिए क्योंकि हमें अपसारी लेना है। अपसारी लेना है मतलब धीरे धीरे जो टर्म सारी है अपसारी तो लेना है। an यहाँ से धीरे धीरे जो टर्म आ रही है पहले an की वैल्यू जो an प्लस 1 से कम आनी चाहिए, तो धीरे धीरे इंक्रीजिंग फॉर्म में होनी चाहिए। तो वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए। तो वैल्यू लेस देन 1 के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 लेस देन x आएगा, यानी x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तभी अपसारी आएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन x ग्रेटर देन 4 वाला ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। खैर यहाँ से ऑप्शन x ग्रेटर देन 4 में बाकी भी मैच हो रहे हैं, पर बाकी अगर हम आप और डिटेल में चेक करेंगे तो इजीली आ जाएगा। पर ये है कि हमें ओवरव्यू के हिसाब से क्वेश्चन कम टाइम में करना होता है। नेक्स्ट है यदि एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को n माइनस 1 घात के बहुपद के रूप में टेलर प्रमेय द्वारा विस्तारित किया जाए तो लैग्रेंजियस का रूप का शेषफल होगा। लैग्रेंजियस फॉर्म का जो शेषफल आएगा माइनस ऑफ एक्स की पावर n इंटू 135 सोन 2n माइनस 1 अपॉन n का फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 की पावर n फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 की पावर n इंटू 1 प्लस थीटा एक्स की होल पावर माइनस ऑफ 2n प्लस 3 अपॉन 2 1 प्लस थीटा एक्स की होल पावर माइनस ऑफ 2n प्लस 3
अपॉन 2 आ रहा है, थीटा इज बिटवीन 0 to 1। यहाँ से हमें एक्सपोनेंशियल एक्स साइन स्क्वायर एक्स का टेलर श्रेणी में विस्तारण बताना है। टेलर श्रेणी में इसका विस्तार क्या होगा, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें एक्सपोनेंशियल एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दोनों का प्रसार देखते हैं। तो सबसे पहले अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल एक्स का प्रसार देख लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टर एंड देन सो ऑन। साइन स्क्वायर एक्स में आएगा 1 माइनस कोस ऑफ 2x अपॉन 2 आ रहा है, तो 1 माइनस में अगर हम करेंगे कोस ऑफ 2x में आएगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x अपॉन की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टर एंड देन सो ऑन। प्लस माइनस अल्टरनेट में चलेगा क्योंकि कोस एक्स का प्रसार होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो एक्स की जगह इसमें 2x है, सिर्फ इतना चेंज आएगा, एक से एक कट जाएगा, बाकी को हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म आएगी ये। तो अब अगर हम इसको देखें, हमें इसे एक्सपोनेंशियल एक्स से मल्टीप्लाई करना है। एक्सपोनेंशियल एक्स में अगर कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म तो आएगी एक्स स्क्वायर की, हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो गुणांक आएगा वो क्या आएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर है बटे 2 गुणा 2 फैक्टोरियल, ओवरऑल वैल्यू एक ही आएगी। रेस्पेक्टिवली अगर एक्स क्यूब चाहिए तो इसमें हमारे पास एक्स है, एक्स को अगर इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाले पद से तो गुणा करेंगे तो गुणांक वही एक आएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का गुणांक एक एक आ रहा है, तो उसके केस में हमारे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दोनों का गुणांक एक एक हमारे पास थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है हमारे पास ये श्रेणी दी गई, इस श्रेणी में हमें बताना कैसी होगी। तो अगर ये श्रेणी देखिए, इसका एनवा पद निकालते हैं। इसका अगर एनवा पद निकालेंगे, जैसे यहाँ से 2 3 4 5 सोन चल रही है, तो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट ना होकर 2 से शुरू हुई है, तो एन प्लस 1 है। साथ ही हमारे पास अल्टरनेट में प्लस माइनस चल रहे हैं, तो -1 की पावर n-1 कर सकते हैं, क्योंकि पहला टर्म प्लस है नेक्स्ट टर्म माइनस है, और एन का मान हम 1 से शुरू कर रहे हैं तो ये आ जाएगी। या फिर n+1 कर सकते हैं आप, उसमें कोई इशू नहीं है। अल्टरनेट सीरीज और बट्टे में आ रहा है यहाँ से, ये जो पहली टर्म आ रही है उसके अगला पद हमारे पास अब घात कम आ रही है, तो n आ रहा है यहाँ से, जैसे ऊपर 3 आ रहा है नीचे 2 आ रहा है, 4 3 तो n आ रहा है, ऊपर n+1 आ रहा है तो n आएगा, और घात 2 आ रही है फिक्स है। तो एक तो अल्टरनेटिव सीरीज, तो अल्टरनेटिव सीरीज है प्लस माइनस हमारे पास इस तरीके से आ रही है वैल्यू। साथ ही यहाँ से ये कैसी है अभी शादी, या तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट लेंगे या कंडीशनल कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, ऑसिलेटर, इस तरीके से देखना है। तो यहाँ से अगर देखें ये सीरीज हमारे पास धीरे धीरे डिक्रीजिंग है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें 1/n आएगा प्लस 1/n² आएगा, धीरे धीरे ये सीरीज अगर मॉड वैल्यू लेते हैं -1 की पावर n+1 को हटा दें तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग श्रेणी n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 0 पे जा रही है, तो ये अभिसारी तो होगी, तो अपसारी वाला कंडीशन तो खत्म कर दिया हमने। साथ ही ये दोलायमान वाला हम लेंगे नहीं, क्योंकि या तो पूर्ण अभिसारी होगी सशर्त अभिसारी होगी, एब्सोल्यूट या कंडीशनल। अब अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास अगर मॉड वैल्यू देखते हैं तो ये वैल्यू तो कन्वर्जेंट है ही, ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। अगर u प्लस वी की फॉर्म में एक श्रेणी लिखी जा रही है जिसमें u कन्वर्जेंट है v कन्वर्जेंट नहीं है, तो ओवरऑल जो सीरीज आएगी वो कन्वर्जेंट नहीं आएगी, तो ये हमारे पास पूर्ण एब्सोल्यूट नहीं है, कंडीशनल ही होगी। मॉड वैल्यू कन्वर्जेंट नहीं आ रही, तो कंडीशनल कन्वर्जेंट सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। एफ सी से सी पे एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर बार ऑफ जेड का स्क्वायर अपॉन जेड, वेयर जेड डज नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 व्हेनेवर जेड इक्वल्स टू 0 द्वारा दिया जाता है। तो एफ हमारे पास क्या होगा, ऐसे केस में अगर हम देखें तो एफ जेड बराबर 0 पर कोशी-रीमान इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है, क्योंकि एक तो जेड बराबर 0 पर ये हमारे पास सतत तो आएगा, सतत तो है, पर जेड बराबर 0 पर ही हमारे पास ये अवकलनीय है, बाकी किसी भी पॉइंट्स पर अवकलनीय नहीं है, तो उसके केस में ये हमारे पास विश्लेषिक नहीं होगा। पर कोशी-रीमान समीकरण जेड बराबर 0 पे ही संतुष्ट करेगा, क्योंकि जेड बार के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 ऑफ जेड बार अपॉन में जेड आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तो इसको सॉल्व करेंगे जेड बार इक्वल्स टू 0, तो सिर्फ जेड बराबर 0 पर हमारे पास ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। जेड हमारे पास कोई भी सम्मिश्र चर है, जेड बार उसका संयुग्मी है, तो कोस ऑफ जेड का होल बार क्या आएगा, कोस ऑफ जेड की जगह जेड की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आइटा वाई। इसको अगर सॉल्व करें z की जगह x प्लस आइटा वाई लिख दिया, कोस ऑफ आइटा वाई हमारे पास होता है कोस हाइपरबोलिक वाई, और साइन ऑफ आइटा वाई होता है आइटा साइन हाइपरबोलिक वाई। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कोस x प्लस आइटा वाई को हम सॉल्व करेंगे तो कोस x कोस आइटा वाई प्लस साइन x साइन आइटा वाई, तो साइन आइटा वाई और कोस आइटा वाई को कोस हाइपरबोलिक वाई और रेस्पेक्टिवली आइटा साइन हाइपरबोलिक वाई में लिख दिया। ऊपर बार लगा देंगे, बार लगाएंगे तो प्लस से माइनस आ जाएगा, ये आइटा वाली टर्म, बाकी सारा सेम रहेगा। कोस जेड बार को हम लिख सकते हैं कोस ऑफ x माइनस आइटा वाई, इसको भी हमने एक्सपेंशन कर लिया। एज वी कैन सी यहाँ से कोस ऑफ जेड का बार आ रहा है, कोस ऑफ जेड बार इक्वल्स टू कोस जेड का होल बार, तो यहाँ से कोस ऑफ जेड का बार आ रहा है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। यदि एफ जेड हमारे पास विश्लेषी फलन है, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, तब ध्रुवीय रूप में एफ डेज जेड होगा। एफ डेज जेड हमारे पास क्या आएगा, अगर एनालिटिक फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर, यानी कोस ऑफ थीटा माइनस आइटा साइन थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर, थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास यू इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल -2x साइन वाई
का प्रेस संवादी संयुग्मी होगा। इसका प्रेस संवादी संयुग्मी देखना है। प्रेस संवादी संयुग्मी इक्वल्स टू यू एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है वी वाई। तो अगर हमें सिर्फ वी निकालना हो तो यू एक्स का हम समाकलन कर दें, वाई के सापेक्ष डी वाई आ जाएगा। तो यू का यू एक्स निकालते हैं, फिर उसका समाकलन करते हैं। यू एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा, यहाँ से माइनस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल माइनस टू एक्स साइन ऑफ टू वाई आएगा। अब इसका हमने वाई के सापेक्ष समाकलन करना है। साइन का समाकलन हमारे पास माइनस ऑफ कोस आएगा, तो माइनस माइनस एक तो प्लस आ जाएगा, साथ ही कोस आएगा। इसमें सिर्फ कोस ही आएगा, बाकी टर्म नहीं आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साथ ही साइन के टू वाई है तो कोस ऑफ टू वाई अपॉन टू आएगा, तो टू से टू कट गया, माइनस से माइनस कट गया। ये एक्सपोनेंशियल टू एक्स आएगा। ये एक तो हमारे पास टू से टू कट गया था और माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। एक्सपोनेंशियल माइनस टू एक्स साइन ऑफ टू वाई आ गया, कोस ऑफ टू वाई आ गया, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ही लगा दिया। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये जो रूपांतरण हमें दिया गया, इस रूपांतरण में हमें अपरिवर्तनीय बिंदु निकालने हैं। अपरिवर्तनीय बिंदु इनवेरिएंट पॉइंट डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड आता है। डब्ल्यू होता है हमारे पास एफ ऑफ जेड, ये रहा डब्ल्यू। जेड माइनस वन हमें लिखना है, जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इक्वल्स टू जेड लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जेड माइनस वन इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस जेड आएगा, दोनों पक्षों में जेड से जेड घट गया, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, तो जेड की वैल्यू प्लस माइनस आयटा आ जाएगी। प्लस माइनस आयटा से हमारे पास हमारा ऑप्शन थर्ड इसके लिए करेक्ट आ जाएगा। रूपांतरण डब्ल्यू बराबर साइन जेड के अंतर्गत सरल रेखा एक्स इक्वल्स टू ए का डब्ल्यू समतल पर प्रतिचित्रण क्या होगा। अगर डब्ल्यू बराबर साइन जेड है, साइन जेड का हमारे पास जो प्रतिचित्रण आता है वो आता है अतिपरवलय, अतिपरवलय बनेगा। बाकी अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने का तरीका लेंगे, डब्ल्यू की जगह यू प्लस आयटा भी लिखेंगे और जेड की जगह एक्स प्लस आयटा वाई लिखेंगे। साइन एक्स प्लस आयटा वाई को हम सॉल्व करेंगे, साइन एक कोस भी प्लस को से साइन भी सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ हमें ये करना है u प्लस आयटा वाई इक्वल टू साइन एक्स कोस आयटा वाई प्लस कोस एक्स साइन आयटा वाई। कोस आयटा वाई को हम लिखेंगे कोस ऑफ हाइपरबोलिक वाई, साइन आयटा वाई को लिखेंगे आयटा साइन हाइपरबोलिक वाई। तो कंपेयर कर लेते हैं, u इक्वल टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई आएगा और v इक्वल टू कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई आएगा। हम जानते हैं कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ से हमारे पास u अपॉन साइन एक्स का u स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आएगा माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर एक्स आएगा इक्वल टू वन आएगा। तो हम ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, एक परवलय की समीकरण आ गई, हाइपरबोला हो गया। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकल समीकरण एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो का सामान्य हल है। इसका हमने सामान्य हल देखना है। सामान्य हल देखने के लिए इसका सीधा सा तरीका है, इसमें हमने ऑप्शन से ही कंपेयर करना होगा। तो एक्स वाई हमें दिया गया, ये हमें यहाँ से थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। सीधा सा पहले इस इक्वेशन को पकड़ते हैं, इस इक्वेशन का हम अवकलन कर देते हैं, दो बार करेंगे। तो दो बार जैसे ही करेंगे सॉल्व कर, जहां से ही हम पहली बार अवकलन करेंगे, एक्स का अवकलन एक आ गया, वाई आ गया प्लस एक्स वाई डैश इक्वल्स टू यहाँ से आरएचएस का भी अवकलन कर दिया माइनस सी साइन एक्स प्लस सी टू कोस एक्स आ गया। रिस्पेक्टिवली दोबारा अवकलन कर देते हैं। पहली बार अवकलन करें, एक बार यहाँ अवकलन करेंगे, वाई डैश आएगा, एक्स का अवकलन एक आएगा, वाई डैश टू वाई डैश हो गया प्लस ऑफ एक्स वाई डबल डैश इक्वल्स टू यहाँ से ये टर्म सेम आ जाएगी, सी वन कोस ऑफ एक्स माइनस सी टू साइन ऑफ एक्स आ गया। माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, माइनस एक्स वाई जो हमने लेके चले थे वही आ गया। तो एक्स वाई डबल डैश, तो एक्स वाई डबल डैश प्लस ऑफ टू वाई डैश प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो आ गया। यही हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन सी जो आएगा वो करेक्ट आंसर। यहाँ से ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट कहता है अवकल समीकरण वाई डबल डैश प्लस कोट ऑफ एक्स वाई डैश प्लस फोर कोस स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू जीरो का सामान्य हल है हमारे पास सी वन कोस टू जेड प्लस सी टू साइन टू जेड। जेड बराबर है, अब हमें जेड बताना है इसके बराबर है। तो अगर ये हमारे पास सॉल्यूशन है तो एज वी कैन सी हमारे पास इमेजिनरी सॉल्यूशन में आता है। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं अल्फा प्लस आयटा बीटा की केस में एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स प्लस कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस आयटा साइन प्लस साइन ऑफ बीटा एक्स आता है, सी वन कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ बीटा एक्स, मतलब यहाँ से हमारे पास रूट टू आना चाहिए तब होगा ही। तो अगर हम यहाँ से इसको कंपेयर करें, जो हमारी इक्वेशन है उसका फॉर्मेट हमारे पास डी स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में आना चाहिए, मतलब डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस फोर ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो आएगा। तो अगर हमने यहाँ से चेंज करने हैं, हमने इसमें वेरिएबल एक्स को जेड में रिप्लेस कर दिया, तो इसके केस में क्यू वन इक्वल्स टू क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर आता है। तो क्यू वन की वैल्यू हमारे पास आ क्या रही है, फोर आ रही है। तो फोर इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू फोर कोस स्क्वायर एक्स है, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया। फोर से फोर कैंसिल आउट कर लेते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स आ रहा है कोसेक एक्स। तो z इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स आएगा, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कोट ऑफ एक्स आएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कोसेक को वन अपॉन साइन और कोट को कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, वन अपॉन इसको वन प्लस कोस एक्स आएगा, वन प्लस कोस एक्स को लिख सकते हैं टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू और साइन एक्स को टू साइन एक्स अपॉन टू कोस एक्स अपॉन टू, कोस एक्स अपॉन टू से कोस एक्स अपॉन टू कट जाएगा, कोस एक्स अपॉन टू और साइन एक्स अपॉन में साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट ऑफ थीटा, माइनस आ गया तो ये टेन ऑफ थीटा में चेंज हो जाएगा, लॉग टेन ऑफ एक्स अपॉन टू। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ से इसके लिए करेक्ट बन गया। नेक्स्ट है शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु है आधार वक्र एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू सी है। तो इसके केस में हमारे पास शंकु का समीकरण क्या होगा? तो इसके लिए अगर हम यहाँ से देखें मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? एक्स अपॉन एल वाई अपॉन एन जेड अपॉन एन, जेड अपॉन एन होता है। तो यहाँ से हमारे पास वाई जेड की जगह सी दिया तो सी अपॉन एन आ जाएगा। तो यहाँ से अगर कंपैरिजन करके निकालें फर्स्ट और फोर्थ टर्म को एक्स इक्वल्स टू सी एल अपॉन एन आएगा और वाई इक्वल्स टू सी एम अपॉन एन आ जाएगा यहाँ से। तो एफ ऑफ एक्स वाई लिखना है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स वाई अगर देखते हैं इसके केस में तो हमारे पास सी एल अपॉन एन और सी एम अपॉन एन आ जाएगा। एल और एम की जगह हमने एक्स और वाई वापस रिप्लेस कर दिया, एन की जगह जेड लिख देते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी, इससे हमारा ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे पास इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स का विशेष समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास यहाँ से होमोजीनियस इक्वेशन होगी। इसके केस में हमारे पास एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे डी इंटू डी माइनस 1 और एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी लिखेंगे प्लस ऑफ 2। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसके लिए पी आई निकालना, तो इसके लिए डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल जेड की जगह हम एक्स की जगह एक्सपोनेंशियल जेड लिखेंगे। तो ई की पावर जेड में चला गया, फैक्टराइजेशन कर लिया, फैक्टराइजेशन करके इसको हमने सॉल्व और कर लिया, सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आई। तो इसके लिए अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास इसके लिए 1 अपॉन डी माइनस एल्फा अगर हो, साथ ही हमारे पास एफ ऑफ एक्स है मतलब एफ ऑफ जेड होता है, तो उसके केस में आएगा हमारे पास बाहर तो आएगा ई की पावर एल्फा जेड और अंदर आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ एल्फा जेड इनटू जो हमारे पास एफ ऑफ जेड है डी जेड है। तो उस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको हम ई की पावर 2z को ई की पावर जेड इंटू ई की पावर जेड लिख सकते हैं। तो जैसे इसको हम सॉल्व करें ई की पावर जेड को टी मान लेते हैं, तो टी एक्सपोनेंशियल टी डी टी में चला गया ये टर्म, तो टी एक्सपोनेंशियल टी का इंटीग्रेशन आएगा एक्सपोनेंशियल टी माइनस टी एक्सपोनेंशियल टी माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ टी बचेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके हमने सीधा सीधा वैल्यू रख दिया। तो यहाँ से एक टर्म तो आपस में कैंसिल आउट हो गई है, तो प्लस माइनस में थी एक्सपोनेंशियल जेड और एक्सपोनेंशियल माइनस जेड वाली प्लस माइनस में थी कैंसिल आउट होगी, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया। ई की पावर जेड की जगह एक्स रख देंगे तो ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इससे हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंशिक अवकल समीकरण वाई पी इक्वल्स टू 2xy प्लस लॉग ऑफ क्यू का हल है हमारे पास, इसका हमें हल बताना है। तो यहाँ से इसको हम चार्टपेट इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। चार्टपेट इक्वेशन के सारे पोस्टुलेट्स लेंगे। इसमें हमारे पास काम के लिए डीपी और डीएक्स के अपॉन वाला ये डीपी अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस हमारे पास आएगा यहाँ से पी एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ एफ पी आएगा। वैल्यू रिप्लेस करते हैं, डीपी अपॉन माइनस ऑफ 2y आएगा इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन में y आएगा, y से y कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, डीपी इक्वल्स टू 2dx आएगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं, p इक्वल्स टू 2x प्लस a आ गया, y p की जगह 2x प्लस a रिप्लेस कर देंगे गिवन इक्वेशन में। जैसे गिवन इक्वेशन में रखते हैं तो 2xy से 2xy कट गया, y a इक्वल्स टू लॉग ऑफ q आ गया, तो q इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल a y आ गया, dz इक्वल्स टू हम जानते हैं pdx प्लस q dy होता है, तो dz इक्वल्स टू 2x प्लस a dx और q की जगह आ जाएगा एक्सपोनेंशियल a y dy आ गया, इंटीग्रेट कर देते हैं, z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए एक्सपोनेंशियल ए वाई अपॉन ए प्लस बी आएगा। सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आ गया। एफ हमें यहाँ से ये दिया गया डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ से हमें जो क्षेत्र दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस जेड है, एक्स वाई तल के ऊपर से घिरा हुआ है, तो एक्स वाई तल में घिरा हुआ है जेड, तो जेड इसमें है नहीं, तो जेड की वैल्यू हम 0 लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, 4 आ गया। यहाँ से हमारे पास से 2 त्रिज्या का एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र मूल बिंदु है, तो यहाँ से आर त्रिज्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर में एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा लिया जाता है, तो यही लेंगे हम, जेड इक्वल्स टू लेंगे यहाँ पर 0, जेड इक्वल्स टू 0 आएगा, डी जेड इक्वल्स टू ऑर्डिनेट 0 आ गया। ये हम यहाँ से स्टॉक थ्योरम काम में लेंगे, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू डॉट एन डी एस की वैल्यू आएगी हमारे पास डेल डॉट एफ, यहाँ सॉरी इसके लिए वैल्यू आएगी एफ डॉट डी आर, यहाँ से हम ये फॉर्मेट काम लेंगे, एफ डॉट डी आर आ गया। अब डेल का यहाँ से जेड की वैल्यू 0 लेंगे, थीटा 0 से 2 पाई लेंगे, मतलब टी की वैल्यू 0 से 2 पाई ले लिए, एक्स की जगह हम यहाँ से 2 ऑफ कोस थीटा लेंगे और वाई की जगह 2 ऑफ साइन थीटा लेंगे, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 कोस थीटा का अवकलन माइनस 2 ऑफ साइन थीटा डी थीटा और डी वाई की जगह 2 ऑफ कोस थीटा आ गया डी टी। तो बस वैल्यू रिप्लेस की, रिप्लेस करने के बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ से अगर देखें हमारे पास कोस टी समफलन है, तो कोस स्क्वायर टी भी समफलन होगा, साइन टी विषम फलन है, 0 से 2 पाई के बीच में अगर हम इसका पीरियड देखें 0 से 2 पाई तो है,
तो इस पीरियड के अंदर अगर विषम फलन आएगा वैल्यू आ जाएगी, और मतलब हमारे पास ये वैल्यू 0 आ जाएगी अगर विषम फलन होगा। तो विषम फलन के केस में यहाँ से हमारे पास एक तो ये विषम फलन है, क्योंकि साइन टी विषम, इस वजह से पूरा का पूरा विषम हो गया। रिस्पेक्टिवली हमारे पास यहाँ से कोस स्क्वायर तो समय पर साइन टी से मल्टीप्लाई होगा, ये विषम फलन हो गया, इस वजह से 0 हो गया। और ये हमारे पास 4 और साइन टी ये विषम फलन है, इस वजह से 0 होगा। सो 2 इंटू साइन टी और -2 इंटू साइन टी, यानी 4 इंटू साइन स्क्वायर टी बच रहा है, ये हमारे पास समफलन होगा। साइन स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2t अपॉन 2 आएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन t अपॉन 2 आ गया, 1 का t आ गया, t अपॉन 2 साइन 2t अपॉन 4 आ गया। कोस का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी -4 पाई। तो 4 पाई हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आ गया। यदि F1 और F2 हमारे पास अघूर्णी सदिश है, F1 एंड F2 आर रोटेशनल वेक्टर, देन F1 क्रॉस F2 हमारे पास सोलेनोइडल होगा। F1 F2 अगर ये रोटेशनल है तो F1 क्रॉस F2 हमारे पास सोलेनोइडल होगा। अगर हम यहाँ से देखें 5 1 और 5 2 के अवकलनीय फलन ग्रेडियंट ऑफ 5 1 क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ 5 2 हमारे पास क्या होगा, हमेशा एक सोलेनोइडल वेक्टर होगा। 5 1 और 5 2 हमारे पास डिफरेंशियल फंक्शन है, XY Z पर है। ग्रेडियंट ऑफ 5 1 क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ 5 2 जो आएगा वो हमारे पास सोलेनोइडल वेक्टर आएगा। उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखाएं की दिक् को जाए LMN, जो वृत्त x² + z² = a² y = 0 से गुजरता है। इसके लिए हमारे पास क्या होगी, तो हम पहले तो रेखा लेते हैं। x - अल्फा अपॉन l, y - बीटा अपॉन m, z - गामा अपॉन n। y की जगह हम रखेंगे 0, जैसे y की जगह 0 रखते हैं। तो जैसे y की जगह 0 रखते हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म को कंपेयर करके x की वैल्यू निकाली और सेकंड और थर्ड टर्म को कंपेयर करके z की वैल्यू निकाली। हमारे पास x² + z² = a² है, तो बस वैल्यू तो रखनी है, mx + ly का होल स्क्वायर + ny प्लस mz का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - b a² m² आएगा। हमने क्या करना है, l की जगह तो रखना है x और m की जगह रख y n की सॉरी यहाँ से अगर हम देखें अल्फा की जगह तो x रख देंगे और गामा की जगह z रख देंगे। जैसे ही हम ये सॉल्व करते हैं हमारे पास ये वैल्यू आएगी, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। तो इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से अगर बिंदु ए बी सी क्रमशः निर्देशांक अक्षों को XYZ पर स्थित है तो हमें यहाँ से चतुष्फलक OABC का आयतन क्या होगा। यदि f बराबर ग्रेडियंट ऑफ फाई है, जहाँ से डबल इंटीग्रेशन f.n/ds होगा, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। क्वेश्चन में यहाँ से एक स्थिर रेखा की दिक् ऊंचाई तथा दिक् अनुपात अद्वितीय होते हैं, ये सही। यहाँ से हमारे पास दोनों ही रिजल्ट गलत है कि ना तो दिक् अनुपात ये हमारे पास अद्वितीय नहीं होते, दिक् ऊंचाइयों के वर्गों का योग शून्यता शून्य नहीं एक होता है। सम द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। तो यहाँ से हमारे पास ये इसके दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। एक P एक स्थिर समतल है, R एक स्थिर रेखा है जो P के समांतर, एक स्थिर रेखा है जो P के समांतर नहीं है, तो उस बिंदु का बिंदु पथ होगा जो P से L दूरी पर स्थित है, शंकु होगा। इस शंकु की परिभाषा है P अगर हमारे पास स्थिर समतल है तथा R एक L एक स्थिर रेखा है जो उसके P के समांतर नहीं है, तो उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी P से दूरी है, P से दूरी L से दूरी के बराबर है। P से दूरी और L से दूरी के बराबर है, तो उस बिंदु का बिंदु पथ हमारे पास जो आएगा वो आएगा शंकु। शंकु का यहाँ से हमने इक्वेशन डेफिनेशन में यही आती है। कथन हमारे पास दो है। पहला कथन हमें कहता है यहाँ पर कि अगर हमारे पास S1 और S2, यहाँ से S1 = 0 S2 = 0, लैम्डा S1 + लैम्डा S2 हमारे पास प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण लैम्डा व लैम्डा 2 के सभी मानों के लिए नहीं होगा। इसके लिए लैम्डा = -λ2 आना चाहिए, सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा, सभी मानों के लिए नहीं है। तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट ए तो खत्म हो गया, गलत है, सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है f(x, y) = 0 बेलन को निरूपित करता है। f(x, y) = 0 बेलन को निरूपित करता है जिसका जनक z अक्ष के समांतर। ये स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट सेकंड हमारे पास सही है। कल्पित कार्य का समीकरण लिखते समय न छोड़े जाने वाला बल है। कल्पित कार्य का अगर समीकरण लिखते हैं उसमें दंड में प्रणोद थ्रस्ट इन अ रोड हम नहीं छोड़ते हैं, थ्रस्ट इन अ रोड ये लिखा जाता है। सामान्य संकेतों में कैटेनरी के लिए कौन सा समीकरण गलत है। कैटेनरी के लिए पहला तो ये सही है, x = हमारे पास क्या आता है x + c log xi + tan xi हमारे पास सही है, = 0 ये सही है। s = c sin हाइपरबोलिक x/c सही है। y = c cos हाइपरबोलिक x/c सही है। तो ये तीनों सही है, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। एक चिकना समतल चिकनी दीवार के साथ 60 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है। यदि भारी छड़ दीवार के साथ तथा समतल के साम्यावस्था में रखी हुई तो छड़ का क्षेत्र से झुकाव आएगा tan 1√3/2 tan 1√3/2 हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी। किसी जुड़े हुए चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के मध्य बिंदुओं L1 व L2 के बीच लंबाई की हल्की छड़ों के द्वारा जोड़ा गया है। यदि प्रथम छड़ में तनाव 1 न्यूटन और दूसरे छड़ में तनाव होगा L2/L1 यहाँ से इसमें तनाव आएगा। एक बिंदु यहाँ से S = 4a sin psi से समान चाल V से चलता है
तो किसी बिंदु पर उसका त्वरण होगा, उस बिंदु पर उसका त्वरण बताना है क्या होगा। एस इक्वल्स टू 4a साइन साई, स्पर्शरेखीय त्वरण हमारे पास समान चाल है, इस वजह से स्पर्शरेखीय त्वरण आ गया 0। तो परिणामी त्वरण अभिलंबिक त्वरण की वजह से आएगा, और अभिलंबिक त्वरण होता है v स्क्वायर अपॉन रो, रो इक्वल्स टू ds अपॉन डी साई होता है। तो रो इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से हमें एस इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 4a कोस साई, तो एस का साई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 4a साइन साई आ गया, रो की वैल्यू आ गई 4a कोस साई आ जाएगा, सॉरी साइन साई का अवकलन कोस साई, 4a कोस साई आ गया, तो v स्क्वायर अपॉन 4a कोस साई, ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक डोरी की संभाविक लंबाई स्वाभाविक लंबाई एल तथा प्रत्यास्थ गुणांक लैम्डा है और ऊर्ध्वाधर दिशा में लटक रही है, एक सिरा स्थिर है, दूसरे सिरे रो द्रव्यमान के पिंड लगा हुआ है, पिंड को तब तक ऊपर उठाते हैं जब तक डोरी स्वाभाविक लंबाई एल हो जाए, फिर आरामावस्था में छोड़ दिया जाता है। पिंड की अधिकतम गिरावट होगी 2 रो जी एल अपॉन लेमडा, 2 रो जी एल अपॉन लेमडा आएगी यहाँ से इसकी अधिकतम लंबाई। एक कण की गति का पथ एस्ट्रॉइड है तो टी समय में इसका त्वरण होगा, तो इसको डायरेक्ट रिजल्ट से याद रख सकते। 3a/2 अंडर रूट 4 माइनस 3 सेक स्क्वायर 2t, 3a/2 अंडर रूट 4 माइनस 3 सेक स्क्वायर 2t साइन स्क्वायर 2t आएगा हमारे पास यहाँ से इसका आंसर। एक कण समतल वक्र पर इस प्रकार गति करता है कि वक्र की स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है, वक्र की स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है, तो इसका वेग हमारे पास वक्रता के व्युत्क्रमानुपाती होगा, वेग जो आएगा वो वक्रता के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दो ज्ञात बिंदुओं से गुजरने वाले सभी प्रक्षेप पथों के नाभियों का बिंदुपथ, दो ज्ञात बिंदुओं से गुजरने वाले सभी प्रक्षेप पथों के नाभियों का बिंदुपथ अतिपरवलय होता है। एच ऊंचाई के खंभे के शीर्ष व पाद से दो क्रमशः अल्फा और बीटा प्रक्षेप कोण के साथ प्रक्षेपित किए जाते हैं। दोनों प्रक्षेप पथों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले खंभे की क्षैतिज दूरी होगी, क्षैतिज दूरी आएगी कोस अल्फा कोस बीटा, एच ऑफ कोस अल्फा एच कोस अल्फा कोस बीटा बटे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा, एच कोस अल्फा कोस बीटा बटे साइन बीटा माइनस अल्फा हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी। यदि v1 v2 v3 r³ के लिए r3 के लिए आधार है, जहां से v1 v2 v3 स्पर्श रेखीय रूपांतरण r3 से r2 पर इस प्रकार है कि v1 की f of v1 इक्वल्स टू 1 0, f of v2 इक्वल्स टू 2 -1, f of v3 इक्वल्स टू 4 3 आ रहा है, तो इसकी 2 3 5 की वैल्यू आएगी। 2 3 5 लास्ट में वैल्यू 5 है, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 ऑफ v1 आ जाएगा। रिस्पेक्टिवली हमें यहाँ से 5 v1 आ गए, 5 आ गए यहाँ से हमारे पास। 5 में से ऐसा क्या घटाएंगे, हमारे पास -3 बची, तो 5 में से 8 घटा सकते हैं, तो माइनस ऑफ 8 v2 कर दें, और 8 कर दिया है, तो यहाँ से 5 माइनस 8 यानी माइनस का 3 बच रहा है, हमें +2 चाहिए, तो +2 के लिए हम इसमें 5 ही जोड़ दें, तो हमारे पास +5v3 इक्वल्स टू ये आएगा। तो 5v1 करेंगे, 5v1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5v1 की वैल्यू हमारे पास इसके केस में आएगी 5,0, 5,0 आ गए, एक 5 आ रहा है, दूसरा आ रहा है 0, रिस्पेक्टिवली -8 कर रहे हैं, तो -8 में माइनस का 16 आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से आ रहा है 8। इसके केस में हमारे पास आ रहा है +5v3, 5 5 5 चौक 20 आ रहा है यहाँ से, और इसके केस में आ रहा है हमारे पास 5 3 15, तो 8 13 और 8 8 5 15 और 8 23 हो रहा है, एक तो 23 आ रहा है, तो 23 के केस में हमारा ये करेक्ट हो गया। रिस्पेक्टिवली 25 25 माइनस 16 9, फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है π/2, डायरेक्ट रिजल्ट से हम याद रख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू π/2 आएगा। यहाँ से हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया, तो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास वेव फंक्शन बनने क्या इसके लिए वेव फंक्शन बनेगा 1/s साइन हाइपरबोलिक as अपॉन 4, साइन हाइपरबोलिक as अपॉन 4। टॉर्सन हमें बताना है, टॉर्सन और वक्रता, यहाँ से कर्वेचर और टॉर्सन बताना है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू दी है, तो इससे डायरेक्ट रिजल्ट में याद रखेंगे तो इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। रो इक्वल्स टू 2, 2-3 क्वेश्चन उसके रिजल्ट्स ही ध्यान रखने। 2x 2f1 1/2 1 3/2 x स्क्वायर, 2x 2f1 1/2 1 3/2 x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी log e 1 + x अपॉन 1 माइनस एक्स, log e 1 + x अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा। यहाँ से द कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ द फंडामेंटल टेंसर GIJ इक्वल्स टू 0 होता है, ये रिची थ्योरम हमें यहाँ से कहती है। nवे विभाजित अंतर के दो सारणिकों के भाग के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, तो प्रत्येक का क्रम n+1 ऑर्डर का होता है। nth divided difference can be expressed as the quotient of two determinant each of order n+1 है। fx हमें ये दिया गया है, स्वतंत्र चर हमें मान भी दिए गए हैं कि तृतीय विभाजित अंतर बताने, तृतीय विभाजित अंतर आएगा कि 3 घात का पॉलिनोमियल है, 3 घात के बहुपद में तृतीय विभाजित अंतर 1 आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमें 2 उत्तल समुच्चय दिए गए, उत्तल समुच्चय है या नहीं, कॉन्वेक्स सेट है या नहीं, ये बताना है। तो पहले के केस में अगर हम देखें ये वैल्यू है, तो इसके केस में हमारे पास कुछ ऐसा सा डायग्राम बनेगा। तो यहाँ से अगर हम एक पॉइंट यहाँ लेते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, लाइक एक पॉइंट आप यहाँ ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, कॉन्वेक्स सेट कहते हैं उनको मिलाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु सी सेट में होना चाहिए, पर एज वी कैन सी ये हमारे पास इस सेट में नहीं है,
सॉरी मैं डायग्राम गलत, ये नहीं लेंगे, डायग्राम दूसरा लेंगे। देखिए डायग्राम लेस देन 1 लेना ना, लेस देन 1 के केस में हमारे पास कुछ ऐसा सा बनेगा। तो भी अगर हम 2 पॉइंट इस तरीके से लेंगे तो ये हमारे पास ये इसमें क्षेत्र में नहीं आ रहे, तो ये तो कॉन्वेक्स सेट नहीं है। रिस्पेक्टिवली अगर इसमें भी हम डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम अगर प्लॉट करेंगे तो इसका डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके का बनेगा। तो 0 0 इस क्षेत्र में नहीं आएगा। तो एक पॉइंट अगर आप यहाँ से पकड़ो, दूसरा पॉइंट यहाँ से पकड़ो, तो इसको मिलाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु आप कह सकते हो 0 इस क्षेत्र में नहीं है, तो ये भी कॉन्वेक्स नहीं है। तो दोनों ही, ना तो ए ना ही बी, दोनों ही उत्तल नहीं आएंगे। यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के 9 अवयव एक समान है तो समुच्चय ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के समान अवयवों की संख्या होगी। समुच्चय ए व बी में अगर 9 अवयव समान है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो उभयनिष्ठ अवयव होंगे, जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जितने कॉमन एलिमेंट होते हैं उसका स्क्वायर होता है, लाइक 9 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी, इसके लिए ऑप्शन सी जो होगा वो हमारे पास यहाँ से इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से यदि ए बी सी समुच्चय है तथा ए माइनस बी, हमारे पास ये 3 रिजल्ट है, हमें बताना है इनमें से कौन सा रिजल्ट करेक्ट है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें कहा गया है ए बी सी लेने, तो ये ए हो गया, ये हो गया हमारे पास बी, रेस्पेक्टिवली हम ले लेते हैं यहाँ से सी। हमने ये 3 वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ले लिए। अब ए में से बी निकाल देंगे, लाइक दिस वन इज अवर ए, दिस वन इज अवर बी और दिस वन इज अवर सी। ए में से बी पूरी तरीके से निकाल दीजिए। निकालने के बाद हमारे पास यहाँ से ये बचा है, ठीक है, ये इतना रीजन बचेगा। इसमें से हमने सी और निकाल देना है। तो जैसे ही हम इसमें से सी और निकाल दें, लाइक सी भी इसमें से निकाल दें, तो हमारे पास ये सिर्फ ए का इतना एरिया बच जाएगा। यहाँ से ये रहा, ये इतना रीजन बचा है। अब ए माइनस सी अगर देखें तो ए माइनस सी तो आता है हमारे पास, यहाँ से ए माइनस सी निकालते हैं, तब अगर देखें तो ए माइनस सी में तो हमारे पास वैल्यू आएगी। इसको अगर कलर चेंज करके देखें, दिस वन ए माइनस सी का जो एरिया आता है वो तो आता है हमारे पास यहाँ से ये वाला, और बी माइनस सी का जो एरिया आता है, बी माइनस सी का एरिया आता है ये वाला। इसमें से भी निकाल दे तो ये दोनों बराबर ही आ रहे हैं। फर्स्ट रिजल्ट तो हमारे पास करेक्ट है, फर्स्ट तो सही कह रहे हैं, फर्स्ट हो गया हमारे पास करेक्ट। सेकंड अगर देखें, सेकंड में भी सेम लेना है, वैल्यू तो वही आएगी। ए माइनस सी अगर देखते हैं, लाइक हमने ये लिया था ए बी और ये आया था अपना सी, हमारे पास ये रीजन आया था। ए माइनस सी करें, ए माइनस सी में से अगर बी निकाल दे, ए माइनस सी आएगा, इसमें से बी निकालेंगे तो भी सेम आएगा, ये भी सही है। और इसके केस में बी यूनियन सी अगर देखें तो बी यूनियन सी आएगा अपना ये वाला, ये घटाना है हमने ए में से, तो भी यही बचेगा, तो ये भी सही है। तीनों ही रिजल्ट हमारे पास यहाँ से सही, वेन डायग्राम से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है पी क्यू आर स्वेच्छ समुच्चय है। स्वेच्छ समुच्चय तो पी इंटरसेक्शन क्यू बराबर, अगर पी इंटरसेक्शन आर आता है तो क्यू इक्वल्स टू आर आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये गलत रिजल्ट है, ऐसा नहीं होता है। लाइक अगर हम एक ले लेते हैं 1 2 3 और क्यू ले लेते हैं हम 2 4 5, रेस्पेक्टिवली हम आर ले लेते हैं 2 7 8, एक पी है हमारे पास, दूसरा क्यू है और तीसरा आर है। पी इंटरसेक्शन क्यू बराबर पी इंटरसेक्शन क्यू द्वारा है और पी इंटरसेक्शन आर भी द्वारा है, पर क्यू और आर आपस में बराबर नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये काउंटर एग्जांपल हो गया हमारे पास जैसे देखने के लिए। और दूसरा कहता है अगर पी प्लस क्यू इक्वल्स टू पी प्लस आर है तब क्यू इक्वल्स टू आर आएगा। ये डायरेक्ट सम के फॉर्म में अगर ऐसा होता है तो हमारे पास रिजल्ट सही, तो केवल सेकंड रिजल्ट हमारे पास इसमें करेक्ट आएगा। नेक्स्ट कहता है हमारे पास यदि ए बी सी हमारे पास वास्तविक संख्या है तो कौन सा समुच्चय का कुल होगा। समुच्चय का कुल हमारे पास ये सारे ही इसके फैमिली ऑफ सेट्स होंगे। पहला भी हमारे पास फैमिली ऑफ सेट्स है, दूसरा भी फैमिली ऑफ सेट्स है, तीसरा भी फैमिली ऑफ सेट्स है, तीनों ही फैमिली ऑफ सेट्स होंगे इसके। यदि ए यूनियन ए बराबर ए और ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए है, ये हमारे पास कौन सा नियम है, ये हमारे पास कहलाता है वर्ग सम का नियम। वर्ग सम का नियम हमारे पास यहाँ से ये कहलाता है। नेक्स्ट कहता है यदि दो वास्तविक संख्याएं ए व बी के लिए ए रिलेटेड टू बी होगा, यदि और केवल यदि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 से परिभाषित करें। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास, अगर हम यहाँ से देखें साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 होगा। यहाँ ए और ए बराबर आएगा ही हमारे पास, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। और साथ ही अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए भी होगा, और अगर ए रिलेटेड टू सी है, बी है, बी रिलेटेड टू सी है तो ए रिलेटेड टू सी भी होगा। तो ये हमारे पास एक तुल्यता संबंध को रिप्रेजेंट करता है। यदि ए हमारे पास एफ 1 प्लस एक्स और बी एफ ऑफ 1 प्लस एक्स का इनवर्स इक्वल्स टू एक्स है, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी है, तो F2 की वैल्यू बराबर होगी। F2 की वैल्यू निकालने का तरीका हम यहाँ से लेंगे,
यहाँ सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं, तो एफ ए ऑफ ए एफ टू प्लस बी एफ हाफ इक्वल्स टू 1 है, और ए एक्स इक्वल्स टू अगर माइनस हाफ ले लेते हैं तो ए एफ ऑफ हाफ प्लस बी एफ ऑफ टू इक्वल्स टू माइनस हाफ आएगा। इन दोनों को अगर हम यहाँ से एक को ए से दूसरे को बी से गुणा, एक को पहले को बी से गुणा कर दें, दूसरे को ए से गुणा करके हम घटा दे, तो यहाँ से हाफ वाली वैल्यू तो कट जाएगी हमारे पास, और साथ ही ये हमारे पास सिंप्लीफाई के आ जाएगी। यहाँ से एक को तो ए से कर रहे हैं, दूसरे को बी से कर रहे हैं, तो ये ए बी वाला टर्म बन जाएगी, दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास यहाँ से घटाने से, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ ऑफ टू इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, एफ टू की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 2a प्लस बी अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है यहाँ से अधिकतम पूर्णांक फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोस ऑफ रूट ऑफ ए, ब्रैकेट में है हमारे पास ये एक्स पाई है, पाई आवृत का आवृत्तीय फलन है। तब हम जानते हैं कोस ऑफ अगर के थीटा होता है तो इसका हमारे पास आवृत क्या होता है, 2 पाई अपॉन मोड ऑफ के बराबर आता है। तो अगर हमारे पास यहाँ से इसका आवृत क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, तो इसका आवृत अगर हम पाई लेके चलते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, इसका आवृत पाई आया है, मतलब 2 पाई अपॉन रूट ऑफ ए की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास पाई के इक्वल आ रही है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो रूट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो ए की वैल्यू 4 आएगी, जिसमें भी 4 इंक्लूड हो रहा है वो आएगा हमारे पास यहाँ से, तो 4 तो एटलीस्ट इसमें आएगा ही आएगा, 4 आएगा। साथ ही हमारे पास जो ब्रैकेट है ये हमारे पास दिया गया 4 से 5 तक की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीआईएफ के फॉर्म में दिया हुआ है, तो 4 से 5 तक की जो वैल्यू वो 4 में ही इंक्लूड होगी सारी, तो 4 से 5 तक, और साथ ही 4 भी इसमें इंक्लूड होगा, बस 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 5 होते ही आवृत नहीं आएगा, तो हमारा ये ऑप्शन में 4 इंक्लूड होगा, 5 नहीं होगा, तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स हमारे पास अवकलनीय एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू 1 है, तो हमें यहाँ से इसकी लिमिट का मान बताना है क्या होगा। तो इसकी लिमिट का मान अगर देखें, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, एल ऑपिटल रूल लगाएंगे, एल ऑपिटल रूल कहता है इसका अवकलन कर दीजिए। अब बट्टे में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का एक बार अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, 0 पे ये 0 में जाएगा, इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से दोबारा अवकलित करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको अवकलन करेंगे, इसका एक बार अवकलन करेंगे 6 डैश आएगा, दोबारा करेंगे तो 36 एफ डबल डैश आ जाएगा, एफ डबल डैश का मान 0 पर तो 1 है ही, तो ए आ गया। रेस्पेक्टिवली इसका अवकलन करेंगे 4 तो है ही, एक बार अवकलन करेंगे तो एफ डैश आएगा, दूसरी बार करेंगे एफ डबल डैश आ जाएगा। एफ डबल डैश 0 की वैल्यू 1 है, 0 पे वैल्यू देखनी है, रेस्पेक्टिवली इसमें करें माइनस है, एक बार करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, दूसरी बार करेंगे 20 हो जाएगा, तो -20 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 16 16 4 20, 20 बट्टे 2 यानी 10 आ गई, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 10 आएगी। 10 से हमारा कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है, सॉरी, जो कि यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि हमारे पास इसकी लिमिट के लिए दोनों मूल हमारे पास अल्फा है तो यहाँ से इसका मान बराबर होगा, इसका मान हम लिमिट निकालनी है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो 0/0 वही रूप बनेगा। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ से इसकी वैल्यू 0 के इक्वल दी गई है और इसके दोनों मूल्य अल्फा है, तो अल्फा पे हमारे पास ये 0 में जाएगा, 0/0 आ रहा है, एक बार अवकलन करेंगे साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा होगा, थीटा का भी तो अवकलन करेंगे, तो पहली बार करेंगे 2ax प्लस बी आएगा, साथ ही आएगा हमारे पास साइन में, और प्लस में आएगा, सॉरी साइन नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा हमारे पास कोस, इसके साथ आएगा यहाँ से कोस ऑफ थीटा आ गया, मतलब इसकी वैल्यू अपॉन में आ रहा है 2 इंटू एक्स माइनस एल्फा। अब अगर हम यहाँ से इसका दोबारा अवकलन कर लेते हैं तो 2ax प्लस बी का तो अवकलन क्या आएगा 2a, साथ ही कोस ऑफ थीटा, कोस 0 का मान क्या आएगा, मतलब जब एल्फा पे जाएगा 0 जाएगा, कोस 0 का मान 1 होता है, प्लस में आएगा कोस थीटा का अवकलन, साथ में कोस थीटा का अवकलन, साइन थीटा का साइन 0 का मान 0 होगा, मतलब एल्फा पे 0 में जाएगा, साइन 0 का मान 0 हो गया, तो 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई ए, तो लिमिट आएगी इसकी ए, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है लिमिट एक्स स्टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स परिमित है, तब हमें इसका मान बताना है क्या होगा। इसको अगर सॉल्व कर ले, अब यहाँ से इसमें हमने +2x जोड़ दिया और -2x कर दिया, जोड़ दिया और हटा दिया, तो ये 1 + x का होल स्क्वायर बन गया, 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + x है, तो 1 + x बचेगा, साथ ही माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x बट्टे 1 + x आ गया। अब हमें कहा गया इनफाइनाइट पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करिए, अब यहाँ से ये जो टर्म है इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही है, इसकी अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो x का जो मल्टीपल है उसकी वैल्यू 0 आएगी, x का मल्टीपल बन रहा है हमारे पास यहाँ से a-1 इक्वल्स टू 0 आएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू तो निकालनी थी, 1 आ जाएगी, जो कि इसके लिए करेक्ट आंसर है, सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है हमें यहाँ पर यदि 3 बिंदु P Z1 Q P Q R दिए हैं, Z1 Z2 Z3 दिए हुए हैं, एक सम्मिश्र तल में है, तो कोण PQR हमारे पास बराबर आएगा, कोण PQR जो आएगा वो आएगा हमारे पास यहाँ से Z3 - Z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 - Z2
बट्टे Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 बट्टे में है हमारे पास Z1 माइनस Z2 आएगा। यदि हमारे पास एक सम्मिश्र राशि I है, I एक सम्मिश्र राशि को आयटा से गुणा करने पर उसका संगत सदिश वामाव्रत दिशा में कितने डिग्री कोण पर घूमेगा? उसका जो संगत सदिश है वामाव्रत दिशा में 90 डिग्री कोण पर घूम जाएगा। क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ से देखें Z बराबर हमारे पास संख्या क्या है, x प्लस आयटा y है। अब अगर इसको हम आयटा से गुणा कर दे तो यहाँ से उसका संगत सम्मिश्र संकेश उसको आयटा से गुणा किया जाए तो उसका तो यहाँ से tan इनवर्स y अपॉन x आएगा वैल्यू, या फिर हम कोई भी एक संख्या मान लीजिए आप एक प्लस लाइक एक मान लीजिए। लाइक अगर इसको हम संख्या लेके चले, हमारे पास जैसे वैल्यू है एक प्लस आयटा मान लेते हैं, एक प्लस आयटा हमारी संख्या है, तो इसके लिए tan इनवर्स y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स एक ही तो आएगा, tan इनवर्स एक का मान 45 डिग्री आ गया। रेस्पेक्टिवली अगर हम इसको आयटा से गुणा कर दे तो आयटा माइनस एक आ जाएगा, तो यहाँ से tan इनवर्स y अपॉन एक्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स का -1 आएगा यहाँ से, क्योंकि y की वैल्यू एक आ रही है और x की -1 आ रही है, tan इनवर्स -1। तो ये हमारे पास वामाव्रत कितने डिग्री घूम गया, पहले ये हमारे पास 45 डिग्री था, अभी हमारे पास वामाव्रत यानी यहाँ आ गया है, यहाँ आने से कितना डिग्री, 90 डिग्री घूम गया है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है z एक सम्मिश्र संख्या है, z-4 अपॉन z-8 बराबर 1 है मापांक इसका, और z अपॉन z-2 इक्वल टू 3/2 को संतुष्ट करती है, तो मॉड ऑफ z बताना है। तो यहाँ से इसको करने के लिए बेसिक कंसेप्ट लेंगे, z का ऐसा मान लेंगे तो 4 और 8 से इसकी दूरी का अनुपात 1 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये हम यहाँ 4 मान लेते हैं, यहाँ हम 8 मान लेते हैं, 4 और 8 से बराबर दूरी पर मध्य बिंदु क्या आएगा, 6 आएगा, तो मॉड z की वैल्यू 6 आ जाएगी। और अगर आप दूसरे में वैल्यू रख के देखते हैं तो 6/4 बनेगा, इसमें 6/4 इन 3/2, तो 6 आ गया, ऑप्शन थर्ड इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ए व बी सी तीन अशून्य सदिश है, यदि एफ ए के तो लंबवत है और एफ क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस बी को संतुष्ट करता है, तो सदिश एफ बराबर आएगा, एफ सदिश यहाँ से किसके बराबर आएगा, ए क्रॉस सी क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी आएगा, ए क्रॉस सी क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। यदि ए के समांतर रेखा पी क्यू बिंदु P से गुजरती है जिसका स्थिति सदिश P है, उसकी रेखा पर किसी बिंदु Q पर स्थिति सदिश होगा, उस पर स्थिति सदिश आएगा P प्लस डी ए कैप, P प्लस डी ए कैप यहाँ से स्थिति सदिश बनेगा। यदि P Q अशून्य असंरेखीय सदिश है तो संबंध B माइनस सी पी क्रॉस Q प्लस C माइनस ए पी और प्लस A माइनस बी क्यू इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं। और ABC त्रिभुज ABC की भुजाओं की लंबाइयां हैं, तो त्रिभुज ABC हमारे पास समबाहु त्रिभुज होगा। M मापांक वाले सदिश A को एम मापांक वाली सदिश ए को जो सदिश हो आई प्लस जे प्लस के और के प्लस आई समान ढाल पर होगा, वह सदिश हमारे पास बनेगा m अपॉन रूट 3 आई प्लस जे प्लस के, m अपॉन रूट 3 आई प्लस जे प्लस के आएगा। ए बी सी अशून्य असंरेखीय सदिश है, तो a क्रॉस b प्लस सी b क्रॉस c प्लस ए और c क्रॉस a प्लस बी होंगे, ना तो संरेखीय होंगे ना ही समतलीय होंगे। माना f व g इस प्रकार के फलन है, उनके द्वितीय अवकल f डबल डैश g डबल डैश प्रत्येक मान के लिए विद्यमान है, f डॉट g इक्वल टू x1 है, प्रत्येक x के लिए f डैश g डैश कभी भी शून्य नहीं हो, तो हमारे पास इसके मान f डबल डैश अपॉन f माइनस g डबल डैश अपॉन g डैश बराबर आएंगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से बराबर आएगी 2f डैश अपॉन f के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ से, यदि ब्रैकेट ऑफ x का छोटा, यहाँ से gi ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GIF है इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू द x है, तो n बिलोंग्स टू n के लिए हमारे पास इसका मान बराबर, इसका मान हमें बराबर देखना है, तो n का मान हम 1 मान के चलते हैं। जैसे n का मान 1 मानेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस x बचेगा, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से इनफाइनाइट के बीच में, और ये ब्रैकेट में है वैल्यू। तो अब अगर यहाँ से देखें 0 पर, तो इसका मान क्या रहा है 1, और अगर धीरे धीरे देखें ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनफाइनाइट पर इसका मान क्या रहा है, इनफाइनाइट पर इसका मान आएगा 0, 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0। तो मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट पर ये हमारे पास 1 से लेके 0 तक गए, ये हमारे पास ब्रैकेट में यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी 0, क्योंकि 1 से लेके 0 के बीच में ये हमारे पास यही तो वेरी कर रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं गया, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है हमारे पास, 1 से लेके 0 के बीच में, तो इस ब्रैकेट में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू देखनी है, छोटा या बराबर महत्तम पूर्णांक, छोटा पूर्णांक कौन सा आएगा 0, तो यहाँ से इंटीग्रल वाले पार्ट की वैल्यू आएगी 0, फिर 0 का इंटीग्रेशन किसी से किसी के बीच में अगर ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 0, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन dx अपॉन 1 प्लस a की पावर 10x dx का मान हमें लिखना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सीधा सा फॉर्मेट काम में लेंगे। इंटीग्रेशन अगर हमें
0 से a के बीच में एफ एक्स डी एक्स का करना है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स से। तो अगर इसको हम रिप्लेस करें यहाँ से, तो इसको अगर हम i मान ले, i मानकर अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसको हमने i मान लिया, तो अगर हम यहाँ से सेम प्रॉपर्टी लगाएं तो dx अपॉन 1 प्लस a की पावर माइनस ऑफ 10x आएगा। a की पावर माइनस 10x को 1 अपॉन a की पावर 10x लिख सकते हैं, सॉल्व करके ये लिख सकते हैं। ये आगे इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें, i और i 2i हो गया, और ये हमारे पास 1 प्लस 10x अपॉन 1 प्लस a की पावर 10x, यही फॉर्मेट बनेगा, dx आएगा, अंश और हर आपस में कट गया, सिर्फ dx बचा, dx का समाकलन x आएगा, 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेशन पाई, तो i की वैल्यू आ गई पाई/2। पाई/2 से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। n बिलोंग्स टू n, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट 10 की पावर nx अपॉन 10x, dx का मान हमारे पास क्या आएगा, तो अगर हम यहाँ से n सम संख्या लेते हैं, n सम संख्या होगा तो अपॉन में 10x, उससे विषम फलन हो गया। विषम फलन का 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेशन क्या आएगा, विषम फलन का हमारे पास यहाँ से, क्योंकि विषम फलन का इंटीग्रेशन आएगा 0, तो सम संख्याओं के लिए यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सम संख्याओं के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0। विषम सम संख्या के लिए हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है, तो सारी सम संख्या के लिए तो आ रही है 0। अगर 10 हम यहाँ से क्या लेते हैं, n इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, 10x अपॉन 10x कैंसिल आउट हो गया, dx का समाकलन क्या आ गया, पाई आ गया, तो n पाई वैल्यू तो आ रही है, पर सारी सम संख्याओं के लिए तो नहीं आ रही, तो ये सारे n के लिए तो नहीं आ रही, ये तो नहीं आ रही, और सभी संख्या के लिए 0 भी नहीं आ रही, सम संख्याओं के लिए हमारे पास 0 आ रही है। थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट बनना चाहिए, पर ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर का मान हमें हल देखना है, तो इसको सॉल्व करें तो z इक्वल्स टू मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस 1, वाई इक्वल्स टू z माइनस एक्स माइनस 1 आ गया, dy अपॉन dx हमने निकाल लिया, तो इसको अगर हम dy अपॉन dx की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो dy अपॉन dx की जगह dz माइनस dz अपॉन dx माइनस 1 आएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन z स्क्वायर आ गया, इक्वेशन गिवन इक्वेशन में वैल्यू रखने पर। इसको सिंप्लीफाई और कर लेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 dz इक्वल्स टू dx आ रहा है, अंश में हम एक जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं, जैसे एक जोड़ेंगे तो भाग दे की वैल्यू आ गई एक, और घटाएंगे तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 dz आ गया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, dz का इंटीग्रेशन तो z आएगा, और dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स z आएगा, इक्वल्स टू x प्लस c आ गया, वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं z की, x प्लस वाई प्लस 1, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास इसके लिए करेक्ट आ गया। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट कहता है x की पावर 4 dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस कोस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है, तो हमें यहाँ से इसका हल बताना है, तो एक्स वाई इक्वल्स टू हम इसमें z मान लेते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू z मानेंगे तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक्स वाई इक्वल्स टू 1 मानते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा हमारे पास, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास जो आई है वैल्यू उठा के हम क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे, जैसे क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे इक्वेशन इसमें सिंप्लीफाई होगी, यहाँ से हम ये एक चरों का पृथक्करण कर देंगे, चरों का पृथक्करण कर देंगे तो हमारे पास dz अपॉन कोसेक x बनेगा, जिसे साइन ऑफ x साइन z dz लिख सकते हैं, साइन z का इंटीग्रेशन कोस z आ गया, और dx अपॉन x क्यूब का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x क्यूब आएगा, यहाँ से प्लस में आ जाएगी वैल्यू, माइनस में नहीं प्लस में आएगी, क्योंकि हमारे पास सॉरी साइन z का इंटीग्रेशन में तो माइनस में आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू माइनस में ही पड़ी रहेगी हमारे पास, माइनस 1 अपॉन 2x क्यूब प्लस c, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा दिया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन गया। नेक्स्ट कहता है यहाँ से एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वाई 1 की वैल्यू 0 आएगी तो वाई ई पर वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम ये देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से इसमें एक्स स्क्वायर का पूरे में भाग दे देते हैं, जैसे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का भाग दे देंगे पूरे में, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ऊपर x था तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का भाग दिया, एक x कट गया तो x बचा था, तो एक्सपोनेंशियल 2 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन बनेगा एक्सपोनेंशियल 2 log x को हम log ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, e और log आपस में सिंप्लीफाई होकर वैल्यू एक्स स्क्वायर बची, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इनटू यहाँ से q ऑफ x की वैल्यू रखी है dx, सिंप्लीफाई किया ये वैल्यू आएगी, y 1 पे वैल्यू 0 है तो यहाँ से y की जगह x की जगह 1 रखते हैं, y की जगह 0 रखते हैं, c की वैल्यू आ जाएगी 0, जैसे c की वैल्यू रिप्लेस करेंगे इक्वेशन इसमें सिंप्लीफाई होगी तो y की वैल्यू आ गई log ऑफ x अपॉन x का होल स्क्वायर, तो इसमें हम e अगर रखते हैं log e की वैल्यू आएगी 1 बट्टे e स्क्वायर आएगा, हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इसमें हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है शब्द इंडिया दिल्ली अक्षरों से निर्मित विभिन्न शब्दों की संख्या है, तो ये हमारे पास इसमें टोटल 10 लेटर है, 10 लेटर में भी एक तो आई जो हो रहा है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, और कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, आई डी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आई तो 3 बार रिपीट हो रहा है, डी 2 बार रिपीट हो रहा है, और क्वेश्चन और ऑप्शन रिपीट नहीं हो और एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे हैं अल्फाबेट्स, तो 10 का फैक्टोरियल बट्टे जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं 3 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। L1 L2 L3 हमारे पास 3 समांतर रेखाएं हैं, L1 पर हमारे पास 3 बिंदु, L2 पर 6 बिंदु और L3 पर 2 बिंदु है, तो अधिकतम त्रिभुजों की संख्या बताइए जिनके शीर्ष इन बिंदुओं पर
है, जिनके शीर्ष इन बिंदुओं पर अधिकतम इन रेखाओं पर है, मतलब यहाँ से L1 L2 हमारे पास 3 रेखाएँ हैं, इन पर स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हैं। तो अगर हमारे पास त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज में के लिए हमारे पास तीनों बिंदु एक ही रेखा से तो हो नहीं सकते, वरना संरेखीय होंगे। 2 बिंदु हो सकते हैं एक रेखा से। तो पहला केस तो हम ये लिख सकते हैं, तीनों बिंदु ही तीनों अलग-अलग रेखाओं से ले रहे हैं। 3C1, 6C1, 9C1 सिंप्लीफाई करने पर 162 वैल्यू आएगी। पहले 2 बिंदु 3 मतलब 3 रेखाओं में 3 बिंदुओं में से 2 बिंदु ले ले पहली रेखा से और 6 बिंदुओं में से दूसरी रेखा से 1 बिंदु ले 18 आएंगे रिस्पेक्टिवली। इसी तरीके से हम सारे कर लेंगे, सबको जोड़ते 711 आएगी हमारी फाइनल वैल्यू। तो इसके लिए हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एक्स वाई जेड बराबर 24 पूर्णांक हलों के कितने बिंदु एक्स वाई जेड के अनुरेखित किए जा सकते हैं, कितने बिंदु अनुरेखित किए जा सकते हैं एक्स वाई जेड पर। तो अगर एक्स वाई जेड पे हम यहाँ से देखें तो हमारे पास 24 होना चाहिए उनका गुणा। तो अगर हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें, एक तो 24 होना चाहिए और पूर्णांक हलों के कितने बिंदु अनुरेखित किए जा सकते हैं सॉल्व। तो अगर सबसे पहले हम यहाँ से देखें, हम ये कर सकते हैं, पहले एलिमेंट एक जेड को फिक्स कर लेते हैं, जेड की वैल्यू से एक ही आएगी। जैसे जेड की वैल्यू एक आएगी, एक्स वाई के कॉम्बिनेशन 24 या 1 बन सकते हैं, 12 2 बन सकते हैं, 8 3 बन सकते हैं, 6 4 बन सकते हैं। तो अगर एक की वैल्यू 1 फिक्स की है तो बाकी होगी हमारे पास ये 4 केस बन गए। अब इस अकेले एलिमेंट पे अगर टारगेट करें, इसमें हम यहाँ से और z की वैल्यू -1 भी ले सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना +1 ले लें, मतलब इनका गुणा हमारे पास 24 आ रहा है, साथ ही पूर्णांक भी है। तो एक एलिमेंट से हम यहाँ से कितने 3 एलिमेंट बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एक मान लीजिए रिपीट है। तो इसके केस में 24 दूसरी जगह भी आ सकता है, 24 तीसरी जगह भी आ सकता है। तो इस अकेले से हमारे पास 3 एलिमेंट बन गए। रेस्पेक्टिवली प्लस माइनस का केस भी तो ले सकते हैं, तो हम 2 बार प्लस यहाँ से ले लें। तो 2 बार प्लस अगर इसमें लेंगे तो उसके केस में भी हमारे पास इस मतलब जो प्लस माइनस एलिमेंट है, जैसे -x कर दे, -y कर दे और z रहने दे, तो ये गुणा तो इनका 24 ही आ रहा है। तो इसके केस में हम यहाँ से इस 2 को भी 2 जगह रिपीट कर सकते हैं। जैसे पहले तो इन दोनों को माइनस ले लिया, फिर इन 2 को माइनस लिया, तो 3 एलिमेंट इससे और 3 ही एलिमेंट अगले से। 3 3 6 6 और 3 9 9 तो एलिमेंट सिर्फ इस अकेले से बन रहे हैं। 9 एलिमेंट तो यहाँ से हो गए रिस्पेक्टिवली। अगर हम यहाँ से और देखते हैं, जिस दूसरे में जैसे 2 6 2 भी बन सकते हैं, z का मान अगर 2 फिक्स कर दे तो 2 6 2 बन सकते हैं, 6 2 12, या फिर 4 3 2 भी बन सकता है, 4 3 2 भी बन सकता है। ये केस और हो सकते हैं। तो जैसे 12 केस हमारे पास यहाँ से इसके बने, 12 केस हम कह के चल रहे हैं हमारे पास पहले में बन रहे हैं। इन केस अगर हम इसके लिए टारगेट करें, यहाँ से हमारे पास इसके लिए टोटल 12 केस बन रहे हैं, प्लस माइनस के हिसाब से भी रिस्पेक्टिवली 12 केस ही हमारे पास इस एलिमेंट के लिए बनेंगे। अब इसमें तो हमारे पास तीनों एलिमेंट ही अलग अलग है, इनके केस में हमारे पास कितने केस बन जाएंगे, 3। तो ये हम पहले इसको सॉल्व कर, इसके तो 6 अकेले, तो एक तो इसमें रिपीटेशन नहीं है, जैसे इसमें तो रिपीटेशन थी 1 1 की है, इसमें रिपीटेशन थी 2 2 की, इसमें रिपीटेशन तो है ही नहीं। तो इस अकेले की 6 केस तो पहले बनेंगे, 6 केस तो सबसे पहले वो हो गए। उसके अलावा जैसे अगर हम यहाँ से देखें, साथ ही हम यहाँ से प्लस माइनस वाला भी लगाएंगे। पहले इन 2 पे माइनस रखते हैं तो 6 इसके आएंगे, फिर इन 2 पे माइनस रखते हैं, उसके 6 बनेंगे, और फिर पहले और तीसरे पे रखते हैं तो 6 इसके बनेंगे। तो इस प्रकार 12 और 12 24, जिसमें रिपीटेशन नहीं है उसमें 24 केस बनेंगे। तो टोटल हमारे पास इस एक के लिए बनेंगे 24। इसी तरीके से इसके भी 24, इसके भी 24 और इसके भी 24। 24 गुणा 4 तो ये हो गया, 24 गुणा 5 हो गया ना, ये भी इन दोनों को जोड़ के भी 5 हो गए। 24 गुणा 5 हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू आ गई, 120 केस बन रहे हैं। तो अगर ऑप्शन से चेक करें, इसमें एक भी ऑप्शन हमारे पास मैच नहीं हो रहा है। क्वेश्चन आरपीसी ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहता है 4 विभिन्न प्राकृत संख्याएं जिनका योग हमारे पास 10 है, इस क्रॉस के सिरों पर रखी गई है कि इन रेखाओं का योग बराबर हो। इन दोनों रेखाओं का योग बराबर हो तो इस प्रकार बनाई जा सकने वाली संख्या है। रखी गई कि दोनों रेखाओं पर संख्याओं का योग बराबर हो, मतलब यहाँ से क्रॉस के दोनों सिरों पर हमने बनानी है। तो क्रॉस के दोनों संख्याओं सिरों पर लेने और योग हमारे पास बराबर आना चाहिए, मतलब योग 5 आना चाहिए। मतलब 5 5 ही तो होगा, 10 का आधा 5 5। तो हम यहाँ से 5 5 योग के लिए क्या संख्या ले सकते हैं, जैसे 3 2 ले सकते हैं, या फिर इसमें 3 2 है तो इसमें भी 3 2 आ गई, योग हमारे पास बराबर आ गया दोनों सिरों पर। तो ये पॉसिबल है। या फिर हम एक को फिक्स रख के दूसरे को इंटरचेंज कर दें। तो इस एक से टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, क्योंकि 2 3 आ सकते हैं रिस्पेक्टिवली। यहाँ भी हम इसको 2 3 रहने दें। पहले तो हमने इसको इंटरचेंज कर रेस्पेक्टिवली, अब इसको इंटरचेंज करके बना सकते हैं। तो टोटल 4 संख्या इससे बनेगी। या फिर एक केस है हमारे पास 4 1 वाला, 4 1 भी तो ले सकते हैं, एक में 1 ले लें, दूसरे में 4 ले लें, यहाँ 1 ले लें, यहाँ 4 ले लें। इस केस में इंटरचेंज करके बना सकते हैं। तो टोटल 4 और 4 8 केस बन गए, 8 केस पॉसिबल है।